सेशन शुरू करते हैं। परफेक्शन है इसका टेस्ट सीरीज नंबर, ये कितने नंबर टेस्ट सीरीज है? टेस्ट सीरीज नंबर की बात करेंगे, 9 नंबर टेस्ट सीरीज है। और इससे पहले 1 to 8 टेस्ट सीरीज को हमने सॉल्व किया है। ठीक है, इसमें क्या है, तो मुख्यतः करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये करंट अफेयर्स का पहला टेस्ट सीरीज है। इसके बाद भी 3 टेस्ट सीरीज आई थिंक करंट अफेयर्स के होने चाहिए। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो जो इस प्रकार से, उद्योग विभाग ने बिहार में बाजार से जुड़े दृष्टिकोण प्लग एंड प्ले मॉडल के आधार पर एक प्रमुख बैग क्लस्टर स्थापित किया। इसे सीएम एमएसएमई क्लस्टर योजना के तहत स्थापित किया गया, जिसका लक्ष्य है प्रति माह लगभग 6,40,000 बैग बनाना। निम्नलिखित में से किस जिले में उपयुक्त विकास हुआ है? तो कहाँ पे इस तरह का मतलब आपको देखने को मिला है, तो क्या बताएंगे? मुजफ्फरपुर। बिल्कुल ध्यान में रखना, मुजफ्फरपुर में। ठीक है, मुजफ्फरपुर जिला में आपको देखोगे तो यहाँ पे मतलब क्या स्थापित किया गया है? ठीक है, ब्लैक क्लस्टर, बैग क्लस्टर मतलब यहाँ पर स्थापित किया गया, जहाँ पे आपको प्रति माह लगभग 6,40,000 मतलब यहाँ पे बैग बनेंगे। कितने बैग बनेंगे? 6,40,000 बैग आपको प्रति माह यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कहाँ पर स्थापित किया गया? मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया। क्या है? तो बैग क्लस्टर, क्या बोलेंगे इसको? बैग क्लस्टर। उद्योग विभाग ने बिहार के में बाजार से जुड़े दृष्टिकोण, ठीक है, प्लग एंड प्ले मॉडल के आधार पर एक प्रमुख बैग क्लस्टर कहां पर स्थापित किया है? तो मुजफ्फरपुर में किया है, जहां पे 6,40,000 बैग प्रति माह बनेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध समाज सुधारक बिंदेश्वर पाठक का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। निम्नलिखित में से कौन से बिंदु उनसे संबंधित है? तो सबसे पहले देखेंगे, सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक थे। ठीक है, माइक बंद कर लीजिए, इको हो रहा है। तो ध्यान रखेंगे, पहला ऑप्शन की बात करेंगे तो पूरे तरीके से सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन की बात करेंगे तो बिल्कुल पूरे तरीके से सही है, इसको ध्यान में रखना है। देश भर में लगभग 10,000 सार्वजनिक शौचालय इनके द्वारा बनाए गए, तो ये भी सही है। 2016 में गांधी शांति पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया, तो ये भी सही है। मतलब सारे के सारे ऑप्शन की बात करेंगे तो उनके संदर्भ में यहाँ पे सही दिया हुआ है। तो प्रसिद्ध समाज सुधारक थे बिंदेश्वर पाठक, जिनको टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे। किस नाम से जाने जाते थे? टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाने जाते थे। ठीक है, महात्मा गांधी के विचारों से काफी अधिक प्रभावित थे। इन्होंने सुलभ इंटरनेशनल जो कि 1970 में इन्होंने स्थापित किया था। देश भर में लगभग 10,000 सार्वजनिक शौचालय इनके द्वारा बनाए गए थे। 2016 में गांधी शांति पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखिए, बहुमंजिला आवास योजना आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 का हिस्सा है। इसका उद्देश्य है बिहार राज्य में आवास बोर्ड द्वारा बहुमंजिला इमारत का निर्माण करना। निम्नलिखित में से कौन सा सही लाभार्थी है इसके लिए? तो इसके लिए सही लाभार्थी की बात करेंगे तो अतिक्रमण विरोधी अभियान से विस्थापित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग जो है, इनके लिए क्या है? लाभार्थी है। ठीक है, तो 3 का ऑप्शन की बात करेंगे, 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, बहुमंजिला आवास आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 का एक हिस्सा है। इसका उद्देश्य बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा बहुमंजिला इमारत का निर्माण करना है। निम्नलिखित में से कौन सा बात करेंगे सही कथन है? तो ध्यान रखें, अतिक्रमण विरोधी अभियान से विस्थापित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जो होंगे, इनके क्या हो गए? लाभार्थी होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या सुविधा आपको देखने को मिलेगा, तो जरा सुविधा के ऊपर बात कर लेते हैं। तो बहुमंजिला आवासन शहरी विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत इस योजना में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को प्राथमिकता दी गई है। मकान 11 महीने के अनुबंध पर किराए पर उपलब्ध कराए जाएंगे। कितने महीने का अनुबंध होंगे? तो 11 महीने के अनुबंध होंगे। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए 7 निश्चय योजना 2 का हिस्सा है, तो 2 में और क्या क्या आपको देखने को मिलता है? तो 7 निश्चय योजना 2 में आपको ध्यान में रखें क्या क्या देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको पहला निश्चय की बात करेंगे, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, पहला निश्चय। दूसरा निश्चय क्या है? सशक्त महिला सक्षम महिला। तीसरा क्या है? हर खेत तक सिंचाई का पानी। और चौथा क्या है? तो स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। पांचवा लक्ष्य क्या है? ठीक है, स्वच्छ शहर विकसित शहर। ठीक है, छठा में क्या है? आसान कनेक्टिविटी संचार एवं आवागमन। और 7 में क्या है? सभी के लिए जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं। ठीक है, तो 7 निश्चय पार्ट 2 का ये हिस्सा आपको देखने को मिलता है। भू विजन एक स्वचालित प्रणाली है जिसे भारत में कृषि क्षेत्र में परिवर्तनकारी बदलाव लाने के लिए लॉन्च किया गया है। भू विजन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना है? विचार करना है। यह एक आईओटी, आईओटी का मतलब क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्या होता है आईओटी का मतलब? इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है, ध्यान में रखेंगे। आधारित स्वचालित ड्रोन तकनीक है। तो दूसरा ऑप्शन की बात करेंगे, आईसीएआर, क्या लिखा हुआ? आईसीएआर, आईआईआर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं भारतीय चावल अनुसंधान संस्था
और कृषि तंत्र द्वारा विकसित किया गया। यह पोर्टेबल डिवाइस है जिसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ध्यान रखिए इसका ऑप्शन जो है सो आपका डी नंबर सही है, मतलब दूसरा और तीसरा नंबर कथन जो है सो आपका सही है। इसको किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय चावल अनुसंधान संस्था के द्वारा विकसित किया गया है। ये एक पोर्टेबल डिवाइस है जिसको कहीं भी ले जा सकता है। पहला वाला ऑप्शन की बात करेंगे, यह IoT आधारित स्वचालित ड्रोन तकनीक है, इसको गलत लिया है। क्यों गलत लिया है? तो भूविजन जिसे कृषि रास्ता मृदा परीक्षण प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है, एक IoT आधारित स्वचालित मृदा परीक्षण और कृषि विज्ञान परामर्श मंच है, न कि मतलब क्या है, ड्रोन तकनीक है। ठीक है, तो ड्रोन तकनीक इसमें लगा के इसको क्वेश्चन को क्या किया है, गलत किया है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। किसके बारे में बात हो रही थी? भूविजन के बारे में। भूविजन एक स्वचालित प्रणाली है, ध्यान में रखना है। इसको किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसको विकसित किया गया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसको ICAR के नाम से जानते हैं, और भारतीय चावल अनुसंधान संस्था। ठीक है, चावल अनुसंधान संस्था भारत में कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, क्या बताएंगे? कटक उड़ीसा सर। बिल्कुल, कटक उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एक पोर्टेबल डिवाइस है जिसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका 2 और 3 की बात करेंगे सही है। अब मिलान करना है, एक जिला एक उत्पाद। ठीक है, एक जिला एक उत्पाद की बात करेंगे तो किससे मिलेगा? तो भारत की विविध शिल्प विरासत को प्रदर्शनी करती है। ठीक है, भूविजन की बात करेंगे तो ध्यान रखें, भूविजन का अभी जस्ट ऊपर में हमने किया IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित स्वचालित मृदा परीक्षण अभी जस्ट हमने ऊपर किया। और कौशल, यहाँ पे लखपति दीदी की बात करेंगे तो कौशल विकास परीक्षण हो जाएगा लखपति दीदी में। ठीक है, भारत NCAP की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, वाहनों की सुरक्षा और गुणवत्ता में सुधार हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन होगा? तो 4 का डी, तो 4 का डी इसमें भी है, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, 4 का क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन की बात करेंगे, आपका सही है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। चलेंगे 6 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर गलत विकल्प को चिन्हित करना है। ठीक है, तो गलत विकल्प को चिन्हित करना जरा ध्यान रखिएगा। भारत फार्मास्यूटिकल उत्पादन के मात्रा के हिसाब से तीसरे स्थान पे तथा मूल्य के हिसाब से 14वें स्थान पे है, तो ये सही है। ठीक है, फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में अगर बात करें तो भारत का स्थान विश्व में तीसरा है, लेकिन अगर मूल्य के हिसाब से बात करेंगे तो भारत का स्थान की बात करेंगे कितने नंबर पे है? तो भारत के स्थान की बात करेंगे तो भारत 14वें नंबर पे। ठीक है, भारत जेनरिक दवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता है, जिसकी वैश्विक आपूर्ति में मात्रा के हिसाब से 20% हिस्सेदारी है। ठीक है, ये भी सही है। विश्व में लगभग 60% टीके भारत में आते हैं, ये भी सही है। बांग्लादेश से सस्ते सक्रिय फार्मास्यूटिकल वस्तुओं की उपलब्धता के कारण फार्मास्यूटिकल उद्योग आयात पर बहुत अधिक निर्भर करता है। यहाँ पे बांग्लादेश नहीं होगा, बांग्लादेश की जगह पे कौन होगा, क्या बताएंगे? चीन होगा। क्या होगा यहाँ पे? बांग्लादेश की जगह पे क्या होगा? चीन होगा। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे? चाइना आंसर होगा। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 की बात करेंगे, गलत है। अब आते हैं निम्नलिखित युग्मों। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और गलत विकल्प का चिन्हित कीजिए। ठीक है, अन्वेष उत्सव। ठीक है, अन्वेष उत्सव की बात करेंगे, एशिया का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मेलन है बिल्कुल है। हाँ, उन्मेष हम यही से नाम रखे हुए, हम समझ गए। ठीक है, यही से नाम रखे थे। ठीक है, उन्मेष ही है। ठीक है, उन्मेष उत्सव एशिया का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मेलन है। ठीक है, साहित्य एशिया। ठीक है, साहित्य एशिया की सबसे बड़ी शाह एशिया की सबसे अधिक ऊंचाई 3600 मीटर पर आयोजित, ठीक है, भूमि कला प्रदर्शनी है। ठीक है, तो ये भी आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा वाला जो है, बिहार का मरचा चावल 2023 में GI टैग प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ये भी सही है। सोनपुर पशु मेला विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में आयोजित होता है। ठीक है, तो बताना है। ठीक है, तो ये विश्व का सबसे बड़ा सोनपुर में नहीं है, आपका एशिया का सबसे बड़ा सोनपुर में है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में लगता है। इस मेले का ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि मान्यता है कि मध्य एशिया से व्यापारी इस मेले में पशु खरीदने आते थे, और ये मेला युद्ध हाथियों का सबसे बड़ा केंद्र था। ठीक है, तो सोनपुर मेला विश्व का सबसे बड़ा मेला नहीं है, एशिया का सबसे बड़ा मेला है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। तो डी नंबर ऑप्शन गलत हो गया। बिहार का मरचा चावल 2023 में GI टैग दिया गया। आप हमें बताओ, मरचा चावल बिहार के किस जिला में आपको देखने को मिलता है? पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण में मरचा चावल। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाकी शाह एशिया की बात करेंगे, सबसे अधिक ऊंचाई 3600 मीटर पर आयोजित भूमि कला प्रदर्शनी है। इसका मुख्य फोकस अधिक ऊंचाई वाले वातावरण में जलवायु, संस्कृति और समुदाय है। उन्मेष उत्सव एशिया का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मेलन, तो ये भी आपका सही। ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे तो गलत है, यही आपका ऑप्शन सही है। ठीक है,
केरल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव पारित किया। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपर्युक्त प्रावधान से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, क्या बताएंगे? तो अनुच्छेद 3, ठीक है, कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? तो संसद का अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद कानून द्वारा किसी राज्य से क्षेत्र को अलग करके 2 या 2 से अधिक राज्यों में, ठीक है, मिलाकर या किसी राज्य में किसी भाग में किसी क्षेत्र को मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है। अनुच्छेद 3 के अनुसार किसी राज्य का क्षेत्रफल को बढ़ाया भी जा सकता है, किसी राज्य के क्षेत्रफल को घटाया भी जा सकता है, किसी भी राज्य की सीमाओं को परिवर्तन भी किया जा सकता है, किसी भी राज्य का नाम भी बदला जा सकता है, ठीक है। ये अधिकार किसके पास होगा? तो ये अधिकार संसद के पास होगा, जो कि अनुच्छेद 3 कहता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, सुंदर प्रश्न। हाल में ही राष्ट्रपति मुर्मू ने मतांगनी हजारा और कनकलता बरुआ को श्रद्धांजलि अर्पित की। ये दोनों निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है, तो ये एग्जाम में आपका आ जाएगा प्रश्न, ठीक है। स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है। ये दोनों के दोनों क्या थे? स्वतंत्रता से 1942 में जब था ना, तो वहां पे मतलब ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब ये, ठीक है, विरोध कर रही थी, ठीक है, तो इनके गोली लगने की वजह से ब्रिटिश गोलियों के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, समझ गए। तो कनकलता बरुआ की बात करेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो सबसे कम उम्र के जो शहीदों में से एक माना जाता है, ठीक है, समझ गए। और इन्होंने 20, ठीक है, 20 सितंबर 1942 को गोहरपुर पुलिस स्टेशन में तिरंगा फहराने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों के जुलूस, मृत्यु वाहिनी जुलूस में जिन्हें अंग्रेजों ने गोली मार दी थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो कनकलता बरुआ ध्यान में रखेंगे। तो हाल में राष्ट्रपति ने मतांगनी हजारा और कनकलता बरुआ को श्रद्धांजलि अर्पित की। किनसे संबंधित है? ये स्वतंत्रता सेनानी है, दोनों के दोनों भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। फिर से रिपीट करो, सुनिएगा। ये मतांगनी हजारा भारत छोड़ो से नहीं है, कनकलता बरुआ भारत छोड़ो से है, ठीक है। मतांगनी हजारा के बारे में सुन लीजिए। मतांगनी हजारा 73 वर्ष की थी, पश्चिम बंगाल, गांधी बुरी, ठीक है, वृद्ध गांधीवादी महिला के नाम से भी जानी जाती है, ठीक, गांधी बुरी कहते हैं, वृद्ध गांधीवादी महिला के नाम से भी जानी जाती है। इन्होंने 1930 में दांडी मार्च और सबनिया अज्ञा आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था। तो मतांगनी हजारा ने किसमें पार्टिसिपेट किया? तो दांडी मार्च में, ठीक है। किसमें पार्टिसिपेट किया? तो दांडी मार्च में और शबनीय अवज्ञा आंदोलन में, ठीक है, पार्टिसिपेट किया, ठीक है। और ये जो थी कनकलता बरुआ जो थी, ठीक है, ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान में 1942 में क्या था? 1942 में कनकलता बरुआ जो था भारत छोड़ो आंदोलन के सबसे कम उम्र के शहीदों में से एक मानी जाती है। 20 सितंबर 1942 को गोहपुर पुलिस स्टेशन में तिरंगा फहराने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों के जुलूस, मृत्यु वाहिनी जुलूस में उन्हें अंग्रेजों ने गोली मार दी थी, ठीक है। हाल फिलहाल में चर्चा में क्यों आ गई? तो 2020 में तटरक्षक बल ने उनके नाम पर एक फास्ट पेट्रोल वेजल का नाम ICGS कनकलता बरुआ रखा है। क्या नाम रखा है इनके नाम पे? ICGS, ठीक है, कनकलता बरुआ, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इनका मतांगनी हजारी की मृत्यु कैसे हुई थी? मुझे जहां तक ध्यान में, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही इनकी मृत्यु हुई थी, लेकिन दांडी मार्च और सबनिया अवज्ञा आंदोलन से जुड़ी है। लेकिन कनकलता बरुआ को तो थाना पे झंडा फहराने की वजह से, मतलब इनकी पुलिस स्टेशन पे झंडा फहराने की वजह से इनकी गोली लगकर इनकी मृत्यु हुई थी। मतांगनी हजारा जब देख लीजिएगा, इनकी भी सर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनको भी गोली लगी थी, लेकिन दोनों के दोनों फ्रीडम फाइटर थे, इनको आपको ध्यान में रखना। अब आते यूनिटी मॉल एक जिला एक उत्पाद, जीआई उत्पाद, हस्तशिल्प उत्पाद और अन्य स्थानीय उत्पादों के प्रचार और बिक्री के लिए वन स्टॉप मार्केट प्लेस है। भारत का पहला यूनिटी मॉल निम्नलिखित में से किस जगह पे बनाया गया है? अभी यूपीएससी में भी क्वेश्चन आ गया, तो पता ही होगा आप लोग को, कहाँ पे है? उज्जैन में है, ठीक है, कहाँ पे है? उज्जैन में, ठीक है। जीआई, ठीक है, जीआई या भौगोलिक संकेत एक नाम का चिन्ह है जो कुछ उत्पादों को दिया जाता है जो किसी क्षेत्र, शहर या देश जैसे विशिष्ट भौगोलिक स्थान या उत्पत्ति से संबंधित होते हैं। भौगोलिक संकेत उत्पादक और संबंधित राज्य के संबंध में निम्नलिखित जोरों पर विचार कीजिए। नाथ द्वार पिछवाई की बात करेंगे, ध्यान में रखेंगे, तो राजस्थान का तो है, बिल्कुल ठीक है। मुसक बुद्धि चावल और चिकारी कला की बात करेंगे, सिर्फ गोवा का है, तो ध्यान रखें, कल गलत हो जाए। कहाँ का है? कश्मीर का है। कहाँ का? ये ध्यान रखेंगे, तो ये कश्मीर का है, ठीक है। सत सिरांचो भेंडो की बात करेंगे, तो क्या ये कश्मीर का है? तो सत सिरांचो भेंडो की बात करेंगे तो कश्मीर का नहीं है, कहाँ का है? ये गोवा का है आपका, ठीक है। मरचा चावल की बात करेंगे तो बिहार का है, और बिहार का पश्चिमी चंपारण का है। तो कितने युग्म सही हो गए? तो ऑप्शन नंबर 1 सही, ऑप्शन नंबर, ठीक है, ध्यान रखेंगे,
4 सही थे, कितने ऑप्शन सही है? तो 2 तो सही है, ठीक है, ध्यान में रखें। बाकी गलत क्या है? तो मुसक बुद्धी चावल चिकारी शिल्पकला की बात करेंगे, कहाँ का है? कश्मीर का है। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत विकल्प को चिन्हित करें। भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर हाल ही में बेंगलुरु में उद्घाटन किया गया। तो बिल्कुल ऑप्शन की बात करेंगे, सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इसमें। भारत की पहली रात्रि स्ट्रीट रेसिंग चेन्नई तमिलनाडु में स्थापित किया गया, ठीक है। तो ध्यान रखें, ये भी सही है, भारत की पहली रात्रि स्ट्रीट रेसिंग चेन्नई तमिलनाडु में स्थापित की गई। भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र तमिलनाडु में स्थापित किया गया, तो ये भी आपका सही है। अब भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन संबंधित उद्योग गुजरात में स्थापित किया गया, तो ये वाला ऑप्शन गलत है, ठीक है, ध्यान रखें, गलत है। तो कहाँ पर स्थापित किया गया? तो झारखंड के जमशेदपुर में स्थापित किया। कहाँ पे? झारखंड जमशेदपुर में। कहाँ पे किया गया? यहाँ पे ध्यान रखेंगे, तो झारखंड के, ठीक है, जमशेदपुर में, ठीक है, कहाँ पे? जमशेदपुर में स्थापित किया गया, ध्यान रखिए, जो कि पूर्वी सिंहभूम जिला में पड़ता है। बाकी ऊपर का 3 स्टेटमेंट सही है। क्यों सही है? तो भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर हाल ही में बेंगलुरु में उद्घाटन किया गया, सही है। भारत की पहली रात्रि स्ट्रीट रेसिंग चेन्नई तमिलनाडु में स्थापित किया गया, ये भी सही है, ठीक है। और भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र तमिलनाडु में स्थापित किया गया, ये भी सही है, ठीक है। गड्डा ब्राह्मण, कोली, पडारी जनजाति और पहाड़ी जाति समूह 4 समुदाय जिसे अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया गया, वे निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित? ये सभी के सभी जनजाति की बात करेंगे, तो किस राज्य से संबंधित है बताइए? तो ध्यान रखिए, किस राज्य से संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर से संबंधित है, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है, ध्यान में रखना। तो जम्मू कश्मीर से संबंधित है, ठीक है। तो ध्यान, कौन कौन जनजाति, जरा एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। गड्डा ब्राह्मण, कोली, पडारी जनजाति और पहाड़ी जनजाति 4 समुदाय है, ठीक है, जिन्हें अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जाना है, ठीक है। शेड्यूल ट्राइब का दर्जा इनको दे दिया गया है। तो कहाँ से ये चारों जनजाति कहाँ से संबंध रखते हैं? तो क्या बताएंगे? तो जम्मू कश्मीर से संबंध रखते हैं, ठीक है। समुद्रयान के बारे में है। समुद्रयान परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है, समुद्रयान के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जनजाति को शामिल करने का, किसी जनजाति को अगर अनुसूचित जनजाति के सूची में शामिल करने का कुछ प्रक्रिया क्या होता है? तो सबसे पहले राज्य सरकारें क्या करती है? सिफारिश करती है। फिर जनजाति मामले के मंत्रालय को उनका सिफारिश को भेजा जाता है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल को अनुमोदन हेतु भेजा जाता है। सूची को अंतिम निर्णय के लिए मंत्रिमंडल के पास भेजने से पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से अनुमोदन लिया जाता है, ठीक है। ये 4 प्रक्रिया होता है, उसके बाद किसी जाति को, ठीक, अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में शामिल किया जाएगा। तो समुद्रयान परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में आपको बताना, विचार करना कौन सही है। तो पहला वाला स्टेटमेंट की बात करेंगे, समुद्रयान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा भेजा जाने वाला भारत का पहला मानव युक्त, ठीक है, महासागर मिशन है, जो कि 3 सदस्यीय है। तो ये सही है, ठीक है, ध्यान रखिए, इसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। पनडुब्बी के माध्यम से 8000 मीटर की गहराई में भेजा जाना है, ठीक है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट की बताई गलत है, क्योंकि 8000 गहराई में नहीं भेजा जाना है, 6000 गहराई में भेजा जाना है। कितने भेजा जाना है? तो 6000 गहराई में भेजा जाना है। ये सारा क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, अगर आपने देखा होगा, ठीक है। सब क्वेश्चन ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिए, केवल एक कथन की बात करेंगे इसमें। और नमो 108 कमल का प्रकार है, कौन नहीं जानते? कितना बार मैंने इसको पढ़ाया है, ठीक है। पंखुड़ी। अब यहाँ पे ध्यान में रखेंगे क्या? आगे आगे नहीं बोलना है। क्या बोल रही है आगे आगे? सर याद हो गया। तो याद हो गया तो आगे आगे बोलेगी। नमो 108 एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धि है, क्योंकि अपनी तरह का पहला अनुवांशिक अनुसंधान में एक सफलता है, जो न केवल CSIR, ठीक है, NBRI की उन्नत क्षमताओं को उजागर करता है, बल्कि पौधों की जैव विविधता के अध्ययन और संरक्षण के लिए नए रास्ते भी खोलता है। नमो 108 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 108 पंखुड़ी वाला मतलब क्या है? तो कमल का मतलब क्या है? उन्नत किस्म है। अब इसमें क्या होता है? मौसम प्रतिरोधी है, मतलब 10 महीने तक मतलब ये फूल दे सकती है। कितने महीने तक फूल दे सकती है? तो 10 महीने तक मतलब क्या हो सकती है? फूल दे सकती है। कब तक फूल देगी? किस किस महीने से? तो मार्च से लेके, ठीक है, ये दिसंबर तक आपको फूल दे सकती है, ठीक है। मार्च से लेके कब तक फूल दे सकती है? दिसंबर तक फूल दे सकती है, ठीक है। कमल के फूल की पहली किस्म, जिसका जीनोम पूर्णतः क्या है? अनुक्रमित है। ये कभी विलुप्त या संकटग्रस्त नहीं हो सकता, ठीक है। ये कभी विलुप्त भी नहीं हो सकता है, ठीक है, और संकटग्रस्त भी
नहीं होगा। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखिएगा। तो सारे के सारे स्टेटमेंट की बात करेंगे तो सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है इसमें, मतलब एक ही सही है ना, तो मतलब ऑप्शन नंबर 1 की बात करेंगे आपका सही है। ठीक है, ध्यान में इसको रखना। अब चलेंगे आगे, देखेंगे यहाँ पे कुछ कुछ बातें मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे बीटी बैंगन की बात करेंगे, ये भी एक अनुवांशिक रूप से संशोधित बैंगन का टाइप है। गोल्डन राइस की बात करेंगे तो ये भी संशोधित चावल की किस्म है। ठीक है, जिसमें प्रो विटामिन ए होता है। ठीक है, तो ये सब मतलब क्या, संशोधित है। ठीक है, तो मेंस के लिए आपको ये संशोधित वाला जो होता है जीनोम फसल के बारे में आपको मेंस में भी आपको पढ़ना है। धार्मिक तीर्थयात्रा के क्षेत्रीय संबंधों को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए देने की क्षमता, वर्ष का धार्मिक पर्यटन गणतंत्र पुरस्कार किसे दिया गया, किसे मिला है, बिहार। तो बिहार को मिला है। किसे मिला है, बिहार को मिला है। तो हाँ। धार्मिक तीर्थ यात्रा में क्षेत्रीय संबंधों को बढ़ावा देने और धार्मिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने की क्षमता है, तो वर्ष का, ठीक है, धार्मिक पर्यटन गणतंत्र पुरस्कार की बात करेंगे। ठीक है, किसे मिला है, तो बिहार को दिया गया है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्रिक्स विश्व के 5 सबसे बड़े विकासशील देशों को एक साथ लाता है। वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 24%, वैश्विक व्यापार का लगभग 16% प्रतिनिधित्व करता है। ब्रिक्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो कौन सा कथन आपको ब्रिक्स के बारे में सही है। तो ब्रिक्स विश्व की अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह का संक्षिप्त नाम है, अर्थात ब्राजील, रूस, भारत, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, ब्रिक्स में कनाडा शामिल है। ठीक है, तो ब्रिक्स में कनाडा नहीं शामिल है। ठीक है, तो पहला नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ब्रिक्स दुनिया की अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह का संक्षिप्त विवरण है, जिसमें ब्राजील है। ठीक है, ब्राजील तो सही है। ठीक है, रूस है। ठीक है, भारत है। ठीक है, उसके बाद चीन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, चीन आ जाएगा। और साथ में देखेंगे दक्षिण अफ्रीका है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे नए कुछ मेंबर ब्रिक्स में शामिल हुए, जैसे मिस्र, इथोपिया और ईरान और संयुक्त अरब अमीरात 1 जनवरी 2024 को इस संगठन में शामिल हुआ। कौन कौन शामिल हुआ है, तो मिस्र शामिल हुआ है। ठीक है, इथोपिया शामिल हुआ है। कौन शामिल लिया है, तो इथोपिया जो था इसमें शामिल हुआ है। ठीक है, उसके बाद ईरान जो था इसमें शामिल हुआ है। ईरान के बाद कौन शामिल हुआ, तो ध्यान रखें यूएई शामिल हुआ। ठीक है, तो ये नए मेंबर आपको ब्रिक्स में आपको देखने को मिलते थे। ब्रिक्स में पहले से कितने मेंबर थे, ठीक है, तो ब्रिक्स में पहले से 5 मेंबर थे और 4 नए मेंबर जुड़ गए, तो ब्रिक्स में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, ठीक है, 9 हो गई। ठीक है, फोर्टोलेजा घोषणा पत्र ब्रिक्स राष्ट्रों से संबंधित है। बिल्कुल, फोर्टोलेजा घोषणा पत्र की बात करेंगे तो ब्रिक्स राष्ट्र से संबंधित है, ध्यान में इसको रखना, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 2014 में फोर्टोलेजा ब्राजील में 6ठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स नेताओं ने न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना समझौते पर मत हस्ताक्षर किया। इसलिए फोर्टोलेजा घोषणा पत्र की बात करें किससे संबंधित है, ब्रिक्स राष्ट्रों से संबंधित है, जहां पे ये नींव रखी गई से एनडीबी की स्थापना की जाएगी। एनडीबी का मुख्यालय कहाँ से, इसको ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पे मुख्यालय एनडीबी का, तो एनडीबी के मुख्यालय की बात करेंगे तो कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो आपको ध्यान में रखना एनडीबी का मुख्यालय कहाँ पे है, तो आपको इजिली आपको ध्यान में रखना, इस शंघाई में आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे देखने को मिलेगा, शंघाई। शंघाई क्या है, शंघाई। ठीक है, तो शंघाई आपको चीन में। ठीक है, तो ये ब्रिक्स बैंक है, एनडीबी क्या है, ब्रिक्स बैंक है। ठीक है, और ब्रिक्स में सदस्यों की संख्या, हाउ मेनी कंट्रीज इन्वॉल्व इन ब्रिक्स, तो 5 तो पहले से थे। ठीक है, मैं एक बार फिर से नाम रिपीट कर रहा हूँ, ब्रिक्स है, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रसिया, आई फॉर, ठीक है, इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। नए मेंबर कौन शामिल हो, इससे कुछ ट्रिक बनेगा क्या, एम फॉर मिस्र, आई इथोपिया, आई से होता है कि ई से होता है, ई से होता है ना, या आई से होता है, जो भी हो। ठीक है, उसके बाद आई फॉर ईरान। ठीक है, और यू फॉर यू। कुछ बना क्या ये, कुछ नहीं बना, MEIU कुछ बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा है, तो फिर याद करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, किस देश ने ब्रिक्स में शामिल होने से इनकार कर दिया, पहले तो बोला मैं शामिल होऊंगा, फिर उसने शामिल नहीं हुआ, तो कौन सा देश था, बिल्कुल ठीक है, तो अर्जेंटीना जो था शामिल होने वाला था, फिर उसने शामिल होने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, तो दूसरा वाला जो था फोटोलोजा घोषणा पत्र की बात है, ब्रिक्स से संबंधित है। तीसरा ऑप्शन देखिएगा, 13वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित हुई। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड एंड थर्ड की बात करेंगे, सही है। फर्स्ट वाला ऑप्शन गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्या दे दिया, कनाडा दे दिया, जो कि कनाडा जो है ब्रिक्स का हिस्सा नहीं है। ठीक है, कनाडा किसका हिस्सा है, तो कनाडा G20 का भी हिस्सा है, और G7 में भी आपको कनाडा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है,
अब आते हैं आगे, देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन। देखिए मैचेल माता, देखिए जिनको इंग्लिश में दिक्कत होता होगा, बेसिक हिंदी है, वैसे इंग्लिश बगल में दिया हुआ, पीडीएफ ग्रुप में डाला हुआ, आप पीडीएफ देख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी मैं कॉन्वर्सेशन करा रहा हूँ, जहाँ पे डाउट हो आस्क मी इन इंग्लिश, आई विल एक्सप्लेन दैट, ठीक है। मैचेल माता मंदिर देवी दुर्गा के एक मंदिर है। तीर्थ स्थल मैचेल माता यात्रा का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है, और यह देश भर के भक्तों के लिए तीर्थ यात्रा का प्रिय स्थान है। यह वार्षिक तीर्थ यात्रा निम्नलिखित में से किस स्थान केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित की जाती है? मैचेल माता, ठीक है। तो मैचेल माता की बात करें, बताइए कहाँ पे होता है? तो मैचेल माता जो होता है जम्मू कश्मीर का किश्तवाड़ जिला होता है, ठीक है। और किश्तवाड़ जिला क्या चीज के लिए जाना जाता है? केसर का उत्पादन यहाँ पे खूब होता है। कौन सा? केसर का उत्पादन होता है, ठीक है। तो मैचेल माता देवी दुर्गा का मंदिर है, कहाँ पे आपको दिखेगा? तो क्या बताएंगे, क्या बताएंगे कहाँ पे दिखेगा ये? तो जम्मू कश्मीर में आपको दिखेगा, ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए अब चलते 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। भारतीय छात्र विदेशों में उच्च शिक्षा के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है। किस देश ने हाल में ही 2030 तक 30,000 भारतीय छात्रों को प्रवेश देने का लक्ष्य रखा है? मतलब 2030 तक, ठीक है, 30,000, ठीक है, इंडियन स्टूडेंट्स को, ठीक है, मतलब एडमिशन देने का लक्ष्य रखा था। किस देश ने रखा है? तो ध्यान रखो, फ्रांस ने। किसने रखा है? फ्रांस। तो फ्रांस ने रखा है। किसने रखा है? फ्रांस ने रखा है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए 75 रिपब्लिक डे के जो चीफ गेस्ट जो थे, फ्रांस के राष्ट्रपति थे, जिनका नाम था एमैनुअल मैक्रोन, ठीक है। जब वो आए थे तो यहाँ पे मतलब बहुत सारी चीजों को लेकर बात हुई, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रांस में एक एक यूनिवर्सिटी की एक रैंकिंग निकलती है, जिसको बोलते हैं क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग। कौन बोलते हैं इसको? क्यूएस। क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करेंगे तो जो फ्रांस में 35 यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिलता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे पढ़ने लिखने का अच्छा माहौल है, तो इसीलिए 2030 तक अगर बात करेंगे तो 30,000 बच्चों को यहाँ पे फ्रांस जो थी एडमिशन देगी, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब भारतीय छात्र विदेशों में जाके पढ़ाई कर रहे हैं, इनसे मतलब जिस देश में भी जाते हैं वहाँ पे बहुत अधिक क्या होती है, लाभ होता है। जैसे कनाडा में भी बहुत सारे भारतीय छात्र पढ़ने के लिए जाते हैं, यूएसए में जाते हैं, यूके में जाते हैं। भारत का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र की बात करें, बापू परीक्षा परिसर एक समय में 16,600, मतलब कितने बच्चों को एक बार में परीक्षा दिवा सकता है? 16,600 अभी मतलब अभ्यर्थियों को क्षमता वाला परिसर है। निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू किया गया बापू परिसर? कहाँ पे है ये? बिहार। बिहार में, ठीक है। बिहार के कहाँ पे है? तो बिहार के पटना में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इतने बच्चे ऑफलाइन परीक्षा दे सकते हैं। कितने दे सकते हैं? ये ऑफलाइन परीक्षा देंगे इतने, मतलब कॉपी कलम पे। अब बोलोगे सर ऑनलाइन परीक्षा कितने दे सकते हैं? तो ऑनलाइन परीक्षा दे सकते हैं 3500, ठीक है। 3500 बच्चे जो है सो ऑनलाइन परीक्षा दे सकते हैं, मतलब इतना यहाँ पे सिस्टम लगा होगा, ठीक है। तो ऑफलाइन कितने, सॉरी ऑनलाइन दे सकते हैं 3500। ऑफलाइन की बात करेंगे तो 16,600 बच्चे जो है तो एक साथ ऑफलाइन परीक्षा दे सकते हैं। साथ में बात करें, इसका उद्घाटन बिहार के पटना में हमारे चचा नीतीश जी ने किया था, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना। अब चलेंगे 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत ने एक अन्य देश के साथ मिलकर बारबाडोस नट के बीजों को बायोडीजल के उत्पादन को बेहतर बनाने के लिए विधि विकसित की है। निम्नलिखित में से कौन सा साझेदार देश है इसमें? बताइए। जापान। रूस है। कौन है? रूस, ठीक है, कौन है? रूस। तो भारत ने एक अन्य देश के साथ मिलकर बारबाडोस नट के बीजों से बायोडीजल के उत्पादन को बेहतर बनाने की विधि विकसित की है। इसमें भारत के साथ कौन कौन सा, ध्यान रखेंगे, देश समझे, भारत के साथ रसिया समझे। बारबाडोस, ठीक है, ये बारबाडोस नट क्या होता है? तो ध्यान, नट का ये बारबाडोस की बात करेंगे ना, तो भारत और रूस के वैज्ञानिकों ने बारबाडोस नट नामक विषैली उष्णकटिबंधीय झाड़ी है। ये क्या है? झाड़ी का नाम है बारबाडोस नट। उस झाड़ी में बीज होता है, ठीक है। अब बीज से क्या बनती है? तो बीज से बायोडीजल के उत्पादन में सुधार लाने के लिए विधि को विकसित किया गया है। तो बारबाडोस नट की बात करेंगे तो क्या है? उष्ण कटिबंधीय एक झाड़ी का नाम है, और वहां पे जो उसका जो बीज जो पाया जाता है, तो उससे ये तकनीक मतलब क्या है, विकसित की गई है। ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड क्या है? सही है, क्योंकि रूस के साथ हमने ऐसा किया है। अब आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। किस राज्य ने हाल में ही जरूरतमंद और पात्र लोगों को एक सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री कमांड सेंटर का उद्घाटन किया है? तो मुख्यमंत्री कमांड सेंटर कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे शुरू किया गया मुख्यमंत्री कमांड सेंटर? तो मुख्यमंत्री कमांड सेंटर आपको उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। ध्यान में इसको रखना, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब आते हैं
इस राज्य सरकार ने, ठीक है, इस राज्य सरकार ने 2020 तक नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने के लिए एक विजन दस्तावेज जारी किया है। इसी राज्य ने अबुआ आवास योजना की भी घोषणा की है। उपरोक्त निम्नलिखित में से किस राज्य की बात हो रही है? तो अबुआ और बबुआ कहाँ का है? झारखंड का है। कहाँ का? ध्यान रखेंगे, कहाँ का अबुआ आवास योजना कहाँ पे? तो ध्यान रखिए झारखंड में शुरू किया गया है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और 2007 तक नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने का भी इसने एक प्रस्ताव को पेश किया। भारत नेट जीरो कार्बन मुक्त कब तक होगा? भारत कब होगा? ठीक है, भारत की बात करें 2070 तक, ठीक है, भारत भी 2070 तक को लक्ष्य को रखा है, ठीक है। रेलवे की बात करेंगे तो 2030 तक रेलवे का ये लक्ष्य है, ठीक है, ध्यान में आपको ये रखना इंपोर्टेंट है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित दो कथनों पे अभिकथन और कारण के रूप में दिया गया है। अर्थ ओवरशूट दिवस को 30 दिसंबर 1970 को मान्यता दी गई थी और 2018 में ये अपनी सबसे प्रारंभिक तिथि 25 जुलाई को पहुंच गई थी, ठीक है। तो पहला नंबर ऑप्शन की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, पहला नंबर ऑप्शन क्या है? सही है। मानवता प्रकृति के नवीनीकरण संसाधनों को आधे वर्ष में समाप्त कर रही है, जिसे शेष समय के लिए हम प्रकृति के घाटे पर रहते थे, भी सही है। अब अर्थ ओवरशूट डे क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपको घर से पैसा आया 3000 रुपया, ठीक है, बोला बेटा 3000 रुपया में आपको महीना आपको निकाल देना, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया, इस पैसा को 20 दिन के अंदर में खर्चा कर दिया। तो 10 दिन आप कहाँ पे चले गए? 10 दिन आप डेप्ट में चले गए, ठीक है। 10 दिन के क्या लिया? 10 दिन के लिए अपने दोस्तों से आपने क्या किया? उधार लिया। वही एक अर्थ ओवरशूट डे होता है, ठीक है। मतलब पृथ्वी पे एक साल के अंतर्गत कितना संसाधन को यूज करना है वो तो फिक्स है, क्योंकि संसाधन को बनने में समय लगता है। एक तारीख निश्चित की जाती है, तारीख एक निश्चित की जाती है, आपको इतना तारीख तक अगर पृथ्वी के संसाधन को आप यूज करते हैं ना तो वो सही रहेगा। अगर उससे पहले अगर आपने पूरे संसाधन को यूज कर लिया तो फिर वो दिक्कत हो जाती है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे 8 ओवरशूट दिवस को 30 दिसंबर ठीक 1970 को मान्यता दी गई थी, ठीक है। 2018 में ये अपनी सबसे प्रारंभिक तिथि 25 जुलाई को पहुंच गया, ठीक है। मतलब 25 जुलाई को ही पूरा होगा, क्योंकि आगे चल के पूरा होना चाहिए था। मतलब मनुष्य को जो समय सीमा दिया गया था तो इसमें बचा बचा के आपको इतना दिन तक ले जाना है, उसने उससे पहले यूज कर लिया, समझ रहे हैं। मानवता प्रकृति के नवीकरणीय संसाधनों को आधे वर्ष में ही समाप्त कर रही है। मतलब साल भर में समाप्त करना है, उसको कितने दिन में कर रही है? आधे वर्ष में समाप्त कर दे रही है। तो 6 महीना क्या हो गया? 6 महीना पहले आपने समाप्त कर दिया, तो 6 महीना तो बिना संसाधन के आप रह नहीं सकते हो। तो 6 महीने के लिए क्या कर रहे हो? आगे का संसाधन का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है? पारिस्थितिकी घाटे का सामना करने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना। तो दोनों ऑप्शन की बात करेंगे, सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर के देखिए 25, ठीक है। मिकोको पामोजा पहले एक छोटे पैमाने की कार्बन ऑफसेट सुविधा, जिसका उद्देश्य संरक्षण गतिविधियों, जागरूकता निर्माण और कार्बन क्रेडिट की बिक्री को बढ़ावा देना है। यह पहल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मिकोको पामोजा पहल किससे संबंधित है? इसको आपको बताना है। तो किससे संबंधित है? मैंग्रोव से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो मैंग्रोव से संबंधित है, ठीक है। और 2023 यहाँ पे एक चीज मैंने छूट गया था। 2023 में अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया गया था? तो 2023 में अर्थ ओवरशूट डे की बात करेंगे, ये 2 अगस्त को मनाया गया था। कब मनाया गया? 2 अगस्त को मनाया गया था, ठीक है। ये अर्थ ओवरशूट डे की बात करें, हर साल अलग अलग समय पे होता है, ठीक है। ध्यान में, ऐसा नहीं तो फिक्स होता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो 2023 में कब मनाया गया? तो 2 अगस्त को मनाया गया, ठीक है। यहाँ पे मिकोको पाजोला की बात करें, किससे संबंधित है? मैंग्रोव, ठीक है, मैंग्रोव वन से संबंधित है, ठीक है। ये जो है आपका दक्षिण केन्या की गाजी खाड़ी में मिकोको पैजोला पर मैंग्रोव वनों में वैश्विक कार्बन बाजार को जोड़ने वाली दुनिया की पहली संरक्षण परियोजना है। तो मिकोको पामोजा पहल की बात करें, किस देश से संबंधित है? केन्या से संबंधित है। इसका इंपोर्टेंस क्या है? क्योंकि दुनिया का पहला ठीक है मैंग्रोव वनों को वैश्विक कार्बन बाजार से जोड़ने वाली, ठीक है, एक संरक्षण परियोजना है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना इंपोर्टेंट है। भारत में सबसे अधिक मैंग्रोव वन आपको कहाँ पे मिलेगा? तो क्या बताओगे? किस राज्य में भारत में सबसे अधिक मैंग्रोव वन है? ठीक है, वेस्ट बंगाल, बिल्कुल ठीक है, सही आंसर है। अब आते हैं, देखिए अब यहाँ पे कुछ चीजें दिया हुआ, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। निम्नलिखित सूची पे क्या करना है? विचार करना है। तो हमें देखो एरिस क्या है? तो एरिस की बात करेंगे तो ये एरिस की बात है, कोविड का एक नया वेरिएंट है। जुजर्बे क्या है? ये जुजर्बे क्या है?
तो जुजरबे की बात करेंगे, पर्वसोत्तर गोली है ये। पर्वसोत्तर का मतलब प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान मतलब पेन वगैरह को कम करने के लिए गोली को बनाया गया जुजरबे। आई थिंक किसने बनाया, आई थिंक जापान वगैरह ने शायद इसको बनाया था, ठीक है। अब कंट्री का नाम मुझे नहीं आ रहा, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान जब बच्चे का जिस समय जनन होता है उस समय यूज करने वाली गोली है, ठीक है। HLD6 क्या है, ठीक है, HLD6 की बात करेंगे, एक मानव की नई वंशावली है। क्या है ये, मानव की नई वंशावली है। अब बात के फूजीवारा, फूजीवारा क्या है, तो फूजीवारा एक चक्रवात है। क्या है फूजीवारा, एक चक्रवात है, ठीक है। अब फुकुशिमा क्या है, तो फुकुशिमा की बात करेंगे, ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। एक बार अगेन आई एम रिपीटिंग, फुकुशिमा की बात करेंगे तो जापान का परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। फूजीवारा की बात करेंगे चक्रवात की घटना है। जुजरबे की बात करेंगे तो पर्वतोत्तर गोली है। HLD6 की बात करेंगे तो नई मानव की वंशावली है। एरिसा की बात करेंगे, एरिसा क्या है, तो ये नया कोविड का वेरिएंट है, कोविड-19 का क्या है, नया वेरिएंट है, इसको आपको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए, गलत विकल्प को चिन्हित करना से कौन सा विकल्प जो है सही है। विश्व का सबसे बड़ा पवन टरबाइन चीन के द्वारा स्थापित किया गया, बिल्कुल ठीक है। लूनर कोडेक्स कार्यक्रम का उद्देश्य चंद्रमा पर डिजिटल कला संग्रह को भेजना है, ठीक है। अब यहाँ पे लूनर कोडेक्स क्या है, कोडेक्स कैमरा की कंपनी है, पता है, ध्यान में रखेंगे। अगर आप भी एक बहुत अच्छे चित्रकार हैं, आपको भी लगता है धरती मेरे लिए कम पड़ जा रहा है, हम अपने चीजों को याद के तौर पर रखना चाहते हैं, तो बहुत सारे चित्र को बनाकर, ठीक है, अपने चीजों को चंद्रमा पे आप भेज सकते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे तीसरा की बात करें, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य बनाने के विचार से खिलाफ समोसा कॉर्प्स विरोधी देशों का गठबंधन गलत है। समोसा कॉर्प्स क्या है, तो अमेरिकी संसद की बात करेंगे। अमेरिकी संसद के भी दो हाउसेस होते हैं, ठीक है, एक कॉमन, सॉरी एक वहां पे क्या है, कांग्रेस, एक कॉमन्स है, एक आपका क्या है वहां पे, सॉरी एक सीनेट है, और एक आपका क्या है, इसका बोलते उसका, ठीक है, लोअर हाउस, अपर हाउस सीनेट है, लोअर हाउस का नाम कॉमन्स है, ठीक है। कॉमन्स नहीं है, क्या नाम है उसका, जो भी भूल है, ठीक है। अमेरिकी कांग्रेस कह रहा है ना, तो अमेरिकी कांग्रेस का मतलब अमेरिकी संसद समझ लीजिए। तो अमेरिकी संसद में आप जाओगे ना, तो भारतीयों का एक समूह है, तो भारतीय मूल के अमेरिकी लोगों का एक अनौपचारिक समूह है जिसको बोलते हैं समोसा कॉकस, ठीक है। ये कभी भारत के थे लेकिन अभी अमेरिकी संसद का क्या है, हिस्सा है। उसको क्या बोला जाता है, उसको समोसा कॉकस बोला जाता है। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, 69 बीपीएससी में भी काफी अधिक चर्चा में था, ठीक है। जैसे बात करेंगे अमेरिकी उपराष्ट्रपति का नाम क्या है, उपराष्ट्रपति कौन है, कमला है। क्या, कमला हैरिस, ठीक है। तो कमला हैरिस क्या भारतीय मूल की है ना, जी। ठीक है। तो उसको भी आप बोल सकते हो, वो भी समोसा कॉकस की क्या है, हिस्सा है, ठीक है। बिस्टा एयर इंडिया का नया लोगो है, बिल्कुल। तो बिस्टा की बात करेंगे, एयर इंडिया के नया लोगो है। एयर इंडिया के नया लोगो बिस्टा है, तो इससे पहले एयर इंडिया की लोगो क्या होती थी, बताइए। महाराजा, क्या होता था, महाराजा। अरे महाराजा को नहीं, लाल कलर का होता था, झुका हुआ होता था, ठीक है। और इंडियन रेलवे का लोगो क्या है जानते हैं आप लोग, भोलू हाथी। कौन है, भोलू हाथी की गोलू हाथी, क्या नहीं, हाथी देखिएगा एक होता, और हाथ में क्या लिए रहता हूँ हाथी, बताइए। आप लोग कहाँ रेलवे वेलवे पे जाते ध्यान नहीं देते हैं क्या, क्या लिए रहता है, टॉर्च लिए रहता, लालटेन लिए रहता, या फिर कुछ और लिए रहता है, लालटेन लिए रहता है हाथ में, भोलू हाथ में, ठीक है। वो आपके रेलवे के हैं। अब बिस्टा एयर इंडियन का नया लोगो है, इससे पहले क्या था, महाराजा हुआ करता था, जो कि झुक के ऐसे देखिएगा वेलकम करता है। फीफा महिला विश्व कप 2023 की विजेता की बात करें, इंग्लैंड है, तो ध्यान में रखें, बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखेंगे। सॉरी इंग्लैंड नहीं है, इंग्लैंड की बात कर उप विजेता है, ठीक है। फीफा महिला विश्व कप का विजेता की बात करें, स्पेन है, क्या है, विजेता कौन है, स्पेन है। उप विजेता कौन है, तो उप विजेता आपका इंग्लैंड है। फीडे विश्व कप विजेता की बात करें, मैग्नस कार्लसन है, बिल्कुल ये सही है, पहला वाला तो गलत हो गया। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 हॉकी का विजेता की बात करें, जापान है, तो ध्यान में रखेंगे गलत हो जाए। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के विजेता की बात करेंगे, जापान नहीं, भारत है, क्या है, ध्यान रखें, कौन है, भारत है, ठीक है। भारत ने किसे हराया था, भारत ने मलेशिया को हराया था, ठीक है। एसीसी, एसीसी का मतलब क्या होता है, एशियन क्रिकेट क्लब होगा, ठीक है। पुरुष इमर्जिंग टीम एशिया कप 2023 के विजेता पाकिस्तान ए है,
तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे ये सही है। ठीक है, तो कौन कौन सा सही आपका हो गया? तो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 की बात करेंगे सही है। पहला वाला इसलिए गलत है क्योंकि इंग्लैंड को विजेता घोषित कर दिया, जबकि इंग्लैंड क्या था? उपविजेता था। दूसरा वाला की बात करें, इसमें विजेता जापान लिखा हो, जबकि विजेता क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। ठीक है, तो कितने कथन सही थे? 2 और 4 सही, मतलब 2 ऑप्शन की बात है, केवल 2 ऑप्शन क्या है? सही है। हरमनप्रीत कौर जानते हैं, ठीक है, इंडियन टीम की कैप्टन है, फीमेल टीम की, पता होना चाहिए, क्रिकेट टीम की। तो हरमनप्रीत कौर बांग्लादेश के खिलाफ संबंधित खेल की आचार संहिता के उल्लंघन के कारण 2 मैचों के लिए निलंबित कर दिया गया। तो हरमनप्रीत कौर का निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? आसान क्वेश्चन है, बता ही देंगे, क्रिकेट से संबंधित है हरमनप्रीत कौर। ठीक है, ध्यान रखो, किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है हरमनप्रीत कौर। ठीक है, एक और भी है, एक हरमनप्रीत सिंह है, वो हरमनप्रीत सिंह किससे संबंधित है? एक हरमनप्रीत है ना सिंह करके, वो हॉकी से आई थिंक संबंधित है। ठीक है, लेकिन हरमनप्रीत कौर है महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन है। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत में निर्दिष्ट दिए गए थे कि ये भौतिकी, रसायन विज्ञान, शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में दिए जाएंगे। 2023 में नोबेल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना। आप देखिए, नोबेल पुरस्कार आपको याद रहेगा तभी सही होगा, लेकिन ये वाला तो सही ना, नोबेल पुरस्कार शांति का नोबेल पुरस्कार नरगिसी मोहम्मदी को दिया गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि ईरान की महिला थी नहीं है, इनको ठीक है। इसमें पता है 2023 का फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार के बारे में मोंगी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रूस, ठीक है, एलेक्सी आई एकिमोव को दिया गया। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 2023 का फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार की बात करेंगे तो कैटलिन कारी को, ड्रू ब्रिसमैन को दिया गया। किसको दिया गया? किसको दिया गया? तो कैटलिन कारो की, कैटलिन कारी को। और साथ में किसे मिला? तो ड्रू ब्रिसमैन को मिला। किसे मिला? तो ड्रू ब्रिसमैन को मिला। ठीक है, तो ध्यान रखें, पहला वाला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। बाकी दूसरा वाला की बात करेंगे तो दूसरा वाला बिल्कुल सही है। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार के पियरे एगोस्टिनी, फ्रैंक क्राउन, एनी एल हुइलियर को दिया गया, तो सही है। अब नोबेल का रसायन की बात करेंगे तो रसायन वाला फिर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, रसायन वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनको क्या चीज का दिया गया? तो इनको मेडिसिन थी। ये जो कैटलिन कारी को ड्रू ब्रिसमैन जो है किसकी है? ये मेडिसिन का है। ठीक है, किसका है? मेडिसिन का है। ठीक है, ये सब नाम जो देख रहे हैं, ये सब नाम जो देख रहे हैं, जिसमें मतलब मोंगी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रूस, एलेक्सी आई एकिमोव जो शामिल है, ये किसका है? तो ये आपको केमिस्ट्री का है, मतलब रसायन का है। तो ऑप्शन 2 और 4 की बात करेंगे सही, बाकी उसको ऊपर नीचे कर दिया गया है। तो कितने युग्म इसमें सही है? तो ध्यान रखें कितने सही है, तो 2 ऑप्शन की बात करेंगे सही है। ठीक है, नरगिस मोहम्मदी की बात करेंगे तो इजराइल के जेल में है, ईरान के जेल में है, सॉरी, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। एशियाई खेल 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर एशियन गेम्स के बारे में आपको पढ़ना है। भारत ने कुल 107 पदक जीते, बिल्कुल सही है, भारत ने कुल 107 पदक जीते। इसमें से गोल्ड की बात करेंगे तो 28 थे, सिल्वर की बात करेंगे तो 38 थे, और साथ में बात करेंगे कांस्य ब्रॉन्ज की बात करेंगे तो 41 थे। ठीक है, टोटल पदक कितने होते हैं? टोटल कितने होते हैं? टोटल 107। सबसे ज्यादा पदक किसने जीते थे? सबसे ज्यादा पदक की बात चीन ने जीते। चीन ने कितने थे? 383, मतलब 383 पदक जीता। जापान की बात करें, जापान ने 188, 188। कोरिया की बात करेंगे तो कोरिया 190 पदक जीता। और भारत ने कितने जीता? भारत पहला बार 100 प्लस पदक पहला बार इंडिया ने जीता है। अब बोलोगे सर पहला नंबर पे कौन है? तो पहला नंबर पे क्या है? चीन है। दूसरे नंबर पे क्या है? तो दूसरे नंबर पे बात करेंगे जापान होगा। आप बोलोगे सर 128, 188 पदक की बात करेंगे जापान के पास है, और यहाँ पे कोरिया के पास, ठीक है, साउथ कोरिया के पास 190 पदक है। तो 2 पदक तो कम है, तो फिर दूसरा नंबर पे कैसे हो गया? तो उससे मतलब नहीं होता, पदक कितना भी कम है, जिसके पास गोल्ड की संख्या ज्यादा रहेगा ना, वह टॉप पे रहेगा। मतलब इनको 190 पदक है, लेकिन इसके पास गोल्ड की संख्या ज्यादा है और ओवरऑल पदक की संख्या इसमें कम है, तो ये टॉप पे रहेगा। तो पहला पे चीन, दूसरा पे जापान, तीसरा पे साउथ कोरिया, और चौथा पे इंडिया आता है। इंडिया ने पहली बार मतलब क्या जीता है? तो पहला बार इंडिया ने 160 पदक जीते हैं। और इसमें एथलीट में सबसे ज्यादा पदक जीतने वाला खेल रहा है, तो बिल्कुल दूसरा नंबर ऑप्शन की बात करेंगे सही है। एशियाई खेल 2023 में खेलों की शुरुआत हुई और ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांसिंग से।
तो कथन 3 की बात करेंगे सही है। एशियाई खेल 2023 में 2 खेलों की शुरुआत हुई थी, उसमें ई स्पोर्ट्स था और साथ में ब्रेक डांसिंग था। तो बोल रहा है उपर्युक्त में से कितने कथन सही, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर की बात करेंगे सी, मतलब सारे तीनों स्टेटमेंट की बात करेंगे सही है। अब आते आगे की करंट अफेयर्स में देखते हैं। बिहार सरकार ने पुनौरा धाम मंदिर को विकसित करने के लिए मंजूरी दी है। परियोजना के लिए स्वीकृत राशि 72.47 करोड़ रुपए निम्नलिखित में से किस जिले में उपयुक्त विकास किया जा रहा है। तो पुनौरा धाम आपको पड़ता है सीतामढ़ी में पड़ता है पुनौरा धाम। क्या है पुनौरा धाम से इंपॉर्टेंट, तो पुनौरा धाम में सीता माता का जन्म हुआ था ऐसा माना जाता है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे यहीं पे पुनौरा धाम के पास में सीता माता की 251 फीट की, ठीक है, क्या बनाई जा रही है, एक ऊंची प्रतिमा भी बनाई जा रही है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पुनौरा धाम कहाँ पे मिलता है, ठीक है, सीतामढ़ी मिलता है। और ऐसी मान्यता है, पुनौरा इस सीतामढ़ी में जब बारिश जब नहीं हो रही थी तो राजा जनक जो थे हल चला रहे थे, तो धरती के नीचे से माता सीता का क्या हुआ था, जन्म हुआ था, इसलिए इसका नाम सीतामढ़ी है, ठीक है। बिहार सरकार के द्वारा 2016 में मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना शुरू की गई थी, जिसके तहत अधिकतम 2 वर्षों के लिए 1,000 रुपए प्रति माह आवंटित किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन इसका सही लाभार्थी है, ठीक है। तो बताना इसका सही लाभार्थी की बात करेंगे कौन है, तो बेरोजगार युवा, ठीक है। ध्यान रखें आप लोग में से किसी ने इसका लाभ लिया है क्या, ठीक है। वो 10+2 पास होता है, ठीक है। क्या होता है, 10+2 पास होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। पढ़ाई छोड़ दी हो और काम की तलाश में लेकिन काम नहीं मिल रहा, तो 1,000 रुपये प्रति माह सरकार देगी, ठीक है। पटना के पाटलिपुत्र निवासी, ठीक है, सायस कपूर को टाइम मैगजीन की 100 लोगों की, ठीक है, सूची में शामिल किया गया। उन्हें यह सम्मान निम्नलिखित में किस कार्य के लिए मिला। सायस कपूर को इस सम्मान की बात करेंगे, किस कार्य के लिए दिया गया, तो ध्यान रखेंगे वो एआई पे काम किया था। क्या चीज पे काम किया था, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसको क्या बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको बोला जाता है एआई तकनीक पे काम करने के लिए शायद कपूर को टाइम्स मैगजीन के 100 लोगों की सूची में शामिल किया गया, ठीक है। अब आते आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना। आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है जो माध्यमिक और प्रत्येक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति वर्ष प्रति प्रवाह 5 लाख रुपए तक का कवरेज प्रदान करते हैं। इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये क्या है, आयुष्मान भारत योजना से वर्ल्ड का सबसे बड़ा हेल्थ योजना है, ठीक है। तो 5 लाख रुपए दिया जाता है, ठीक है। व्यक्ति को दिया जाता है या फिर योजना परिवार शामिल होते हैं, परिवार के नाम से होता है फिर व्यक्ति के नाम से होता है, क्या बताएंगे, परिवार। हाँ ध्यान रखेंगे परिवार होता है, ठीक है। ध्यान में कौन होता है, परिवार होता है, ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन होता है, परिवार होता है, मतलब योजना परिवार के नाम से होता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे क्या है, ठीक है, जरा ऑप्शन को समझिए क्या है इसमें इंपॉर्टेंट है। पहला वाला ऑप्शन की बात करेंगे, इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को देश भर में किसी भी सार्वजनिक या फिर निजी पैनल व अस्पताल में कैशलेस लाभ लेने की सुविधा है, बिल्कुल ठीक है। प्रीमियम भुगतान होने वाले व्यय को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच निर्दिष्ट अनुपात में साझा किया जाएगा, ये भी ठीक है। नीति आयोग ने हाल में ही, ठीक है, आरोग्य आयुष्मान भारत योजना को 5 वर्ष, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के लिए 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मंथन आयोजन किया जाएगा, ठीक है। तो तीसरा वाला ऑप्शन की बात करेंगे गलत है, ठीक है, क्योंकि आयुष्मान भारत ध्यान रखना है इस योजना के लिए वित्त पोषण की बात करेंगे 60-40 के अनुपात में सभी राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, ठीक है, बांटा जाता है, ठीक है। कितना मिलता है, 60-40, मतलब अगर मान लीजिए आप में से कोई भी परिवार अगर इलाज करता है 5 लाख रुपए का इलाज करवाया, तो 60 तो हॉस्पिटल को पैसा तो देना पड़ेगा, भले लोग नहीं देगा, गवर्नमेंट पैसा देगा। तो 60% कौन देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। आप 40% की बात करेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट देगा। लेकिन 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 ठीक है, अगर मान लीजिए कुछ राज्य ऐसे होंगे जैसे कि पूर्वोत्तर राज्य और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए अनुपात 90 और 10 का हो जाता है। ये जम्मू कश्मीर, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्य क्या है, नहीं लग रहा थोड़ा स्पेशल कैटेगरी स्टेट वाला है। पूर्वोत्तर को तो सारा ही राज्य मतलब बात है स्पेशल कैटेगरी में तो शामिल है ना, जिसे विशेष दर्जा की बात करें उसमें शामिल है, और साथ में उत्तराखंड भी शामिल है, साथ में हिमाचल प्रदेश भी शामिल है। यहाँ पे रेशियो क्या होगा, 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी यहाँ पे खर्च, और 10% ही मात्र मतलब कौन उठाएगा, तो मात्र 10% स्टेट उठाएगा। लेकिन एक बार और बताए, जहां पे विधानमंडल नहीं है, समझ रहे ना, विधानमंडल कहाँ पे नहीं है, और हमारे जितने केंद्र शासित प्रदेश से 2 ही जगह पे तो विधानमंडल हाउसेस देखने को मिलते हैं ना, कहाँ पे हाउसेस है, एक पुडुचेरी है और दूसरा की बात दिल्ली में है। तो दिल्ली और पुडुचेरी में इस योजना का 100% केंद्र सरकार उठाएगा। अब बोलोगे सर 100% केंद्र सरकार उठाएगा कैसे, तो भाई साहब वहां पे तो राज्य सरकार तो है ही नहीं ना,
राज्य सरकार है क्या? जब राज्य सरकार है ही नहीं तो बांटेंगे कहाँ? सारी जिम्मेवारी किसको लेनी पड़ेगी? तो केंद्र सरकार को लेनी पड़ेगी। तो प्रीमियम के भुगतान में, ठीक है, केंद्र और राज्य का हिस्सा कितना होता है? 60 और 40 होता है। केंद्र 60 देगा, राज्य कितना देगा? 40 देगा। लेकिन अगर जितने पूर्वोत्तर राज्य, नॉर्थ ईस्ट राज्य की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे, उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों की बात करेंगे, तो वहां पर रेशियो क्या हो जाएगा? 90 और 10 हो जाएगा। और वैसे राज्य जहां पे विधानमंडल नहीं है, मतलब वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, ठीक है, तो वहां पे पूरा पैसा किसको देना पड़ेगा? तो पूरा ही पैसा मतलब केंद्र सरकार को देना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे ये मंथन योजना की बात करेंगे ना, तो मंथन योजना के संदर्भ में सारे ही चीजें सही है, लेकिन नीति आयोग ने नहीं किया। किसने किया? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने किया, ठीक है। किसने किया? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल में आरोग्य आयुष्मान भारत योजना के 5 वर्ष, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मंथन आयोजन शुरू किया, ठीक है। तो किसने किया? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ना कि मतलब नीति आयोग ने। तो कितने ऑप्शन सही हो गए इसमें से? तो आपके 1 और 2 ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है, ठीक है। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है और इसी तरह के क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपको एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलो, बहुत बेहतरीन बनाया। आप देखेंगे गुजरात घोषणा पत्र, बताइए गुजरात घोषणा पत्र किससे संबंधित है? तो गुजरात घोषणा पत्र हेल्थ से संबंधित है। ई मुलाकात मतलब एक मुलाकात, किससे मुलाकात होगी? ठीक है, तो कैदी से। कैदी जो है सब इंटरनेट के माध्यम से मुलाकात कर सकते हैं, मतलब वीडियो कॉलिंग पे बात कर सकते हैं, ठीक है। इंद्रजाल की बात करें, इंद्रजाल क्या है? तो इंद्रजाल जो एंटी ड्रोन सिस्टम है, ठीक है, मतलब मान लीजिए पड़ोसी मुल्क का कोई व्यक्ति हमारे पड़ोसी मुल्क का कोई नापाक इरादे से हमारे ड्रोन भेज दे, हमारे यहाँ जासूसी करे, तो हमने कौन सा सिस्टम विकसित किया? इंद्रजाल सिस्टम विकसित किया, क्योंकि ड्रोन को मतलब क्या करे? एंटी करेगा, ठीक है। ड्रोन को जैसे ही देखेगा उसको मतलब क्या करेगा? उसको समाप्त कर देगा, ठीक है। न्यूरालिंक की बात करेंगे तो चुप डिवाइस सर्जिकल प्रिवेंशन, चीप है क्या? चुप नहीं, चीप है, ठीक है। ये दिमाग में क्या लगा दिया ना? चीप लगा दिया, ठीक है। अब एलन मस्क ने ये काम किया है, ठीक है, एलन मस्क ने काम किया है। एलन मस्क के जो प्रयोगशाला जो है वहां पर कुछ बंदर जो है गेम्स वगैरह खेलते हुए देख रहे हो, तो बंदर के दिमाग में भी चिप लगा दिया। अब मनुष्य के दिमाग में भी चिप लगाया जा सकता है। इस तकनीक को न्यूरालिंक तकनीक कहते हैं, ठीक है। इस तकनीक को किसने विकसित किया? तो एलन मस्क ने किया, ठीक है। तो एलन मस्क का ब्रेन चीप स्टार्टअप है जो मोटापा, ऑप्टिमिज्म, अवसाद और शिजोफ्रेनिया जैसे परिस्थितियों के इलाज के लिए, ठीक है, चीप उपकरणों की सर्जिकल प्रविष्टि की सुविधा प्रदान करें। मतलब मनुष्य के दिमाग पे भी अब क्या किया जा सकता है? कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। गुजरात घोषणा पत्र की बात की किसी हेल्थ से संबंधित है, इसको आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका? फिर ऑप्शन की बात की क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए। 30 डबल क्वेश्चन पढ़िए, क्या होगा बताइए, क्या होगा इसका? देखिए 20वीं सदी के अंत में भारत ने तकनीकी क्रांति देखी है, जिसमें कई स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन गए। यूनिकॉर्न के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूनिकॉर्न कोई भी निजी स्वामित्व वाला कंपनी होती है जिसका बाजार पंजीकरण $1 मिलियन से अधिक हो, ठीक है। तो गलत हो गया ना, क्या होने थे? 1 मिलियन नहीं होगा, क्या होगा? 1 बिलियन होगा। कितना होगा? क्या होगा? 1 बिलियन, ठीक है, ध्यान रखें, 1 मिलियन नहीं, 1 बिलियन। जब यूनिकॉर्न की संख्या की बात आती है तो भारत, अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर। बिल्कुल ठीक है, जब यूनिकॉर्न की बात आती है तो भारत, अमेरिका और चीन के बाद दूसरे स्थान पर, ठीक है। और जेप्टो की बात करेंगे, जेप्टो जो है, ठीक है, जेप्टो जो है मतलब 2023 का पहला यूनिकॉर्न बन गया, तो ये भी आपका सही है, ठीक है। जेप्टो क्या करती है? जेप्टो से कभी कुछ आप लोगों ने मंगाया क्या? क्या करती है जेप्टो? कोई बताएगा जेप्टो क्या करती है? अगर आपको चावल, दाल और, हाँ ठीक है, ग्रोसरी का सामान, ठीक है, ग्रोसरी का सामान, हाँ बिल्कुल ठीक है, तो ग्रोसरी का सामान आप जेप्टो से मंगा सकते हो। और इसका फाउंडर का नाम क्या है? आदित्य पालीचा और कैवल्य बोहरा। क्या नाम है? आदित्य पालीचा। क्या नाम है? आदित्य पालीचा और कैवल्य बोहरा जो है एक स्टार्टअप है, जो कि मतलब क्या है, क्या चीज से, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ऑनलाइन किराना है, ठीक है। तो 2023 का पहला यूनिकॉर्न बन गया। और किसी भी यूनिकॉर्न बनने के लिए कितना होनी चाहिए उसके कैपिटल? तो $1 बिलियन
USD मतलब अमेरिकन डॉलर, ठीक है, ध्यान रखें, नॉट INR, IR नहीं, सॉरी क्या बोलते हैं, इंडियन करेंसी नहीं, अमेरिकन डॉलर, ठीक है। तो 2 और 3 ऑप्शन की बात करेंगे, आपका सही है। अब आते हैं निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के पुस्तक फायर ऑन द गंगेज लाइफ एमंग द डेथ इन द बनारस लिखी थी? तो राधिका अयंगर लिखी थी, नाम बड़ा अच्छा है, ठीक है, ध्यान रखें, कौन है? राधिका अयंगर। राधिका अयंगर है, ठीक है, राधिका अयंगर की पुस्तक है, क्या नाम है पुस्तक का नाम? फायर ऑन द गंगाज लाइफ एमंग द डेड इन बनारस, ठीक है। ये पुस्तक जो डोम समुदाय की कहानी पे है, ठीक है। बनारस में जाओगे तो वहां का राजा होता है, इसको बोलते डोम राजा, जानते हैं डोम राजा को, बड़ा सम्मान प्राप्त होता है, ठीक है। तो डोम राजा, डोम समुदाय की मतलब कहानी पे पुस्तक जो है प्रकाश डालती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आप चलेंगे आगे, 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन, क्योंकि जब ये किया जाता है ना सर, श्राद्ध नहीं, जब मतलब अग्नि दिया जाता है, मुख अग्नि, तो उस समय डोम का बहुत ही महत्व बढ़ हाँ, जाता तो है। हिंदू धर्म में, ठीक है, आपको आग जो देता है डोम ही देगा, ठीक है। जी सर। जब तक डोम अगर आपको मुख नहीं देगा आपको अग्नि, तब तक उसको क्या बोलते उसको, शांति क्या नहीं बोला मिलती जाता है, है? मतलब हाँ, नहीं उसको मिलता है, मुक्ति ठीक नहीं है, मिलती है। मुक्ति नहीं मिलती है, ठीक है। चलिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा पहला राज्य है जिसके प्रतिकूल मौसम के कारण फसल खराब होने की स्थिति में अपने किसानों को राहत प्रदान करने के लिए अपनी फसल बीमा योजना शुरू की है? तो किसने किया है? बिहार में। किसने किया है? बिहार में। बिहार। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान ने 21 अक्टूबर, ठीक है, 21 बहादुर सिख योद्धाओं को शहादत को सम्मान देने के लिए सितंबर 2023 में फिरोजपुर में एक स्मारक की आधारशिला रखी। इन योद्धाओं के निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई लड़ी थी? कौन सी लड़ाई लड़ी थी, क्या बताएंगे? सारागढ़ी की लड़ाई। बिल्कुल, सारागढ़ी की लड़ाई। एक फिल्म आया था हाल फिलहाल में, ठीक है, कौन सा फिल्म था? तेरी मिट्टी दी खुशबू, किसमें गाना थी? अरे फिल्म नहीं देखे हैं? अजय मिट्टी दी देवगन का। खुशबू वाला गाना आजाद देवगन तो अक्षय नहीं था कुमार का, उसमें। अक्षय कुमार सर, हाँ, अच्छा, केसरी। केसरी। केसरी, वेरी गुड, बहुत देखिए इस तरह फिल्में देखती है, ठीक है। तो केसरी में जो कहानी जो नहीं। दिखाया हुआ है, साराकाठी की लड़ाई का स्टोरी दिखाया गया है, ठीक है। एक छोटा सा किला होता है, ठीक है, उस किला को रक्षा करने की जिम्मेदारी 21 बहादुर सिखों को दी जाती है, और उधर से पूरा अफगानिस्तान लड़ाका होता है। ये सिख सैनिक जो थे, 10,000 अफगान हमलावरों को खदेड़ दिया, ठीक है। देखिएगा अंतिम में जो स्टोरी दिखा, 10,000 वहां पे क्या थे, सिख हमलावर थे, ठीक है, उनको अकेले 21 लोगों ने मिलकर मतलब भगा दिया, ठीक है। तो ये लड़ाई की बात करेंगे, सारागढ़ी की लड़ाई थी, जो कि 12 सितंबर 1857 में ब्रिटिश भारतीय सेना की 36 सिख लेफ्टिनेंट के 21 सिख सैनिकों ने 10,000 अफगान हमलावरों को खदेड़ दिया था, ठीक है। और इसी के सम्मान में इसकी 126वीं जयंती मनाएगी 2023 को, ठीक है, समझ गए ना। ये सिख किसका नेतृत्व कर रहे थे? तो ब्रिटिश का नेतृत्व कर रहे, ब्रिटिश सेना में सिख जो थे सैनिक थे, ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखिएगा। आप चलें ओंकारेश्वर, ठीक है, ओंकारेश्वर कहाँ पे पड़े? ओंकारेश्वर एमपी में। एमपी में कहाँ पे पड़ेगा ओंकारेश्वर? ओंकारेश्वर एमपी में किस शहर में है? उज्जैन में, ठीक गुजरात है। में। हाँ, ओंकारेश्वर गुजरात में पड़ता है। एमपी नहीं, एमपी में। कहाँ सर? एमपी में होगा। अरे ओंकारेश्वर, चलिए देखता हूँ, ठीक है। ओंकारेश्वर में एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण किया। आदि शंकराचार्य ने भारत के 4 कोनों पे, ठीक है, 4 मठ स्थापित किए गए थे। कहाँ कहाँ पे? तो उत्तराखंड में था ना, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कौन सा? बद्रीनाथ। उत्तराखंड में क्या है? बद्रीनाथ। उड़ीसा में क्या मिलेगा? उड़ीसा में पुरी में गोवर्धन मठ। उड़ीसा के पुरी में कौन सा मठ? गोवर्धन मठ, ठीक है। अब चले कर्नाटक। कर्नाटक में आप जाओगे श्रृंगेरी। श्रृंगेरी में क्या है? शारदा पीठ है। क्या है? श्री शारदा पीठ है, ठीक है। द्वारका में जाओगे, द्वारका में क्या है? कालिका मठ, ठीक है। द्वारका में क्या है? गुजरात के द्वारका में कालिका मठ है, ठीक है, कालिका मठ है। तो चारों दिशा में इन्होंने 4 मठ को मतलब क्या किया? स्थापित किया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो बद्रीनाथ की बात करेंगे, ठीक है, ज्योति मठ के नाम से जाना जाता है, उत्तराखंड में पड़ता है। पुरी की बात करेंगे, वहां पे गोवर्धन मठ है, पुरी ओडिशा में आपको पड़ेगा। श्रृंगेरी की बात करेंगे तो दक्षिण भारत में, ठीक है, चिकमंगलुरु कर्नाटक में आपको देखने को मिलेगा, जिसको श्रृंगेरी साधा पीठ के नाम से जाना जाता है। द्वारका में बात करेंगे, गुजरात में आपको देखने को कालिका मठ के नाम से जाना जाता है, ठीक है।
अब आते हैं यहाँ पे, ध्यान रखें, आर यहाँ पे कुछ फिल्म का अवार्ड है, उनसे संबंधित कुछ है नहीं, अभी हाल फिलहाल नियुक्ति जो किया गया है उससे। आर माधवन के बारे में जानते हैं? आर माधवन को जानते हैं ना आप लोग? जी सर। फिल्म अभिनेता है। फिल्म और फिल्म थ्री से इडियट संबंधित है। थ्री इडियट फिल्म देखे होंगे, तो उसमें जो कैमरा वाला जो रहता है फरहान, ठीक है, जो अभी कैमरा का आर शौक रॉकेट रहता है, भी वो है आर सर। माधवन। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ अभी हाल फिलहाल में नम्बी नारायण द रॉकेट इफेक्ट करके कुछ आई थी ना, उसमें हाँ नम्बी नारायण जी का रोल इन्होंने बहुत किया था। इनको बहुत भारतीय बढ़िया फिल्म मूवी एवं टेलीविजन संस्था का अध्यक्ष, हाँ इनको बनाया गया, ठीक है। आर माधवन। शेफाली बी शरण की बात करेंगे तो पीआईबी का महानिदेशक बनाई गई है, ठीक है। प्रकाश श्रीवास्तव की बात करेंगे तो प्रकाश श्रीवास्तव जो एनजीटी के नए अध्यक्ष बने, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के नए अध्यक्ष बने, ठीक है। ईगा स्विटेक की बात करेंगे तो ईगा स्विटेक की बात, क्या खेलती है ईगा स्विटेक, क्या खेलती है ईगा स्विटेक? अ, ये टेनिस टेनिस खेलती, क्या करते हैं, टेनिस खेलते, ठीक है। टेनिस। तो इन्फोसिस की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर जो है हाल फिलहाल में क्या बन गई है, ठीक है, इस पे ध्यान रखना। ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें, इसको GH2 के नाम से भी जानते हैं। नवीकरणीय बिजली का उपयोग करके पानी के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा उत्पादित हाइड्रोजन किस आईआईटी ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन को अधिक कुशल, लागत प्रभावी और स्केलेबल बनाने की दिशा में तकनीक प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए HSBC के साथ हाथ मिलाया? किस आईआईटी ने मिलाया है? आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे ने मिलाया। किसने मिलाया है? आईआईटी बॉम्बे ने मिलाया, बिल्कुल। आत्मसम्मान विवाह कानून ब्राह्मणवादी रीति रिवाजों, जातिगत समझातीय विवाह, धार्मिक प्रतिबंधों और लिंग मानदंडों की अवहेलना करता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने वकीलों को अपनी व्यक्तिगत क्षमता में आत्मसम्मान विवाह कराने की अनुमति दी है? तो कहाँ पे दी है, तो ध्यान रखेंगे, तमिलनाडु। कहाँ पे दी है? तमिलनाडु में, ठीक है, ध्यान रखें, ठीक है। एक तमिलनाडु के क्षेत्र में एक चलता है आत्मसम्मान मूवमेंट भी चलता है, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, उसके नेता कौन थे? ईवी स्वामी ठीक है, ईवी स्वामी रामास्वामी नायकर थे, रामास्वामी नायकर थे, और उनको पेरियार के नाम से जाना जाता है। क्या चीज थे? पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। पेरियार नदी भी है पेरियार नदी है, केरल में एक नदी बहती है, उसका नाम पेरियार है, ठीक है। अब चलते आगे, 45 नंबर क्वेश्चन देखिए। स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत सितंबर 2023 में चौथे भारत स्मार्ट सिटीज पुरस्कार प्रतियोगिता 2022 का आयोजन किया गया। इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंदौर को राष्ट्रीय स्मार्ट सिटीज पुरस्कार में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। सही है। उसके बाद बात करेंगे, ध्यान में रखेंगे, इंदौर को राष्ट्रीय स्मार्ट सिटीज में बात करेंगे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, पहला ऑप्शन है, ठीक है। दूसरे की बात करेंगे तो ध्यान में रखेंगे, चंडीगढ़ को केंद्रशासित प्रदेश और शासन श्रेणी के अंतर्गत ये पुरस्कार मिला, ठीक है। उसका स्मार्ट वाटर श्रेणी में राजकोट को प्रथम स्थान मिला। निम्नलिखित में से कौन सा बोला कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? तो 45 का डी गलत है, केवल 3 नंबर गलत है। इंदौर को राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार में प्रथम स्थान मिला, ठीक है। दूसरा स्थान पे बात करेंगे तो सूरत है। हालांकि ध्यान रखें एक चीज और, स्मार्ट सिटी के लिस्ट में इंदौर और सूरत दोनों टॉप पे है, लेकिन अवार्ड की बात हो रही है, ठीक है, ठीक है, अवार्ड की बात हो रही है ना, कि मतलब टॉप पे रहने की बात करी। स्वच्छता सर्वेक्षण का रिपोर्ट जो आया है उसमें इंदौर और सूरत दोनों टॉप पे है, दोनों एक नंबर पे, ठीक है। लेकिन अवार्ड में इंदौर को मिला है। हाँ ठीक है, ये स्मार्ट सिटी की बात हो रहा है ना कि स्वच्छता की बात हो रहा है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। सूरत इसमें सेकेंड पे है। और आगरा की बात करेंगे तो आगरा इस पे किस में देखने को मिलता है? तो आगरा आपको थर्ड में देखने को मिलता है। चंडीगढ़ को केंद्रशासित प्रदेश में शासन श्रेणी के अंतर्गत पुरस्कार मिला है, ठीक है। लेकिन स्मार्ट वाटर श्रेणी में राजकोट को प्रथम स्थान नहीं मिला है। किसे मिला है? तो इंदौर भी प्रथम है, ठीक है, ध्यान रखो, इंदौर भी प्रथम है, ठीक है। क्या नाम है इसमें? इसमें भी इंदौर ही आपको टॉप पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो तीसरा वाला गलत हो जाएगा, ठीक है, बाकी एक दो सही है। बिहार के 2 किसान समूहों को सितंबर 2023 में नई दिल्ली में किसान अधिकारों का प्रथम वैश्विक संगोष्ठी में 10-10 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया। दोनों समूह निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पाद से संबंधित है? तो क्या गिफ्ट पाते थे ये लोग दोनों को? दोनों लीची और कतरनी चावल, ठीक है। तो लीची और कतरनी चावल दोनों, लीची और कतरनी चावल दोनों को दोनों बिहार में जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। अब मुजफ्फरपुर के लीची को जीआई टैग है, और कहाँ के कतरनी चावल को जीआई टैग दिया गया बताएंगे जरा? बिल्कुल, ठीक है, भागलपुर के कतरनी चावल को मिला है जीआई टैग। कहाँ का? तो भागलपुर के कतरनी चावल को मिला है जीआई टैग। अब मुजफ्फरपुर के लीची को भी मिला है जीआई टैग, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप चलते आगे देखेंगे। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन भारत सरकार ने रक्षा मंत्रालय के अधीन एक प्रमुख एजेंसी है। इसका कार्य सैन्य अनुसंधान का विकास करना है, ठीक है। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, DRDO बोलते हैं।
डीआरडीओ का भूमिका समीक्षा और उसे पुनः परिभाषित करने के लिए गठित 9 सदस्यीय समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? किसे बनाया? के विजय राघवन को बनाया गया। ठीक है, ये समिति जो बनी थी उन्हें डीआरडीओ के कार्य प्रणाली भी क्या बोला बहुत अच्छा है या फिर उन्हें चिंताजनक बताया, मतलब चिंता जाहिर की है, क्या है कि ठीक है, तो इन्होंने मतलब क्या किया है, चिंता जाहिर किया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्या किया, चिंता जाहिर किया है। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज एक भारतीय शासक और भोसले राजवंश के सदस्य, जिन्होंने बीजापुर की गिरती हुई आदिलशाही सल्तनत से ठीक अपना स्वतंत्र राज्य बनाया था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में शिवाजी के प्रतिमा का अनावरण किया? तो किस देश में शिवाजी के प्रतिमा का अनावरण किया गया? मॉरिशस में किया गया। कहाँ पे किया गया? मॉरिशस में किया गया। ठीक है, मॉरिशस की कैपिटल सेंट लुसिया है फिर पोर्ट लुइस है? क्या है मॉरिशस की कैपिटल? क्या है? पोर्ट लुइस। पोर्ट लुइस। ठीक है, क्या है? पोर्ट लुइस। ठीक है, देखेंगे स्मारक टिकट एक डाक टिकट होता है जिसे अक्सर किसी स्थान, घटना, व्यक्ति या वस्तु के सम्मान में जारी किया जाता है। हाल ही में हमारी माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दीदी प्रकाश मणि की याद में एक डाक टिकट जारी किया। वह निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़ी हुई है? ठीक है, दीदी प्रकाश मणि किस संगठन से संबंधित है? तो ब्रह्मा कुमारी से। किससे नाम है? ब्रह्मा कुमारी से ये संबंधित है। क्या नाम है इनका? दीदी नहीं, दादी होगा ना भाई। दीदी लिखा हो तो दादी लिखा हो। दादी प्रकाश मणि वही, अच्छा दीदी में पढ़ रहा हूँ। ठीक है, दादी प्रकाश मणि क्या होगा? दादी प्रकाश मणि किससे जुड़ी हुई है? तो प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय आध्यात्मिक विश्वविद्यालय से की दूसरी प्रशासिका प्रमुख थी। ठीक है, दादी प्रकाश मणि। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये ब्रह्मा कुमारी का आध्यात्मिक आंदोलन जो 1930 के दशक में कहाँ पे शुरू हुआ था? तो हैदराबाद में। ठीक है, कहाँ पे शुरू हुआ था? तो हैदराबाद और सिंध के क्षेत्रों में शुरू हुआ था। इसको आपको ध्यान में रखेंगे। 48 अफ्रीकी देशों ने, ठीक है, महाद्वीपीय 48 अफ्रीकी देशों ने, ठीक है, पहले अफ्रीका में देशों की संख्या कितना है सो बता दीजिए। हाउ मेनी कंट्रीज इन अफ्रीका? 55। बहुत सुंदर। ठीक है, कितना है? 54 देश। कितने हैं? 54 देश है अफ्रीका में। ठीक है, लेकिन अफ्रीकन यूनियन की बात करेंगे ना, उसमें 55 देश है। अफ्रीकन यूनियन में कितने हैं? उसमें 55 देश है, लेकिन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में 54 देश है। ठीक है, तो 48 अफ्रीकी देशों ने, ठीक है, महाद्वीप में मानव गतिशीलता जलवायु परिवर्तन के संबंध को संबोधित करने के लिए प्रवासन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर एक घोषणा को अपनाने पर सहमति व्यक्त की। उपर्युक्त कथनों में से निम्नलिखित में से किस घोषणा का संबोधित किया गया है? ठीक है, कौन सा घोषणा है? तो ध्यान रखिए, कौन सा घोषणा हो जाएगा? कंपाला घोषणा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कंपाला घोषणा। ठीक है, कौन सी घोषणा है? कंपाला घोषणा। ठीक है, कंपाला किसकी राजधानी है? युगांडा की राजधानी जो है, ठीक है, कंपाला। किसकी राजधानी है? युगांडा की राजधानी जो है कंपाला। ठीक है, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा पहला राष्ट्रीय किसान क्रेडिट कार्ड सम्मेलन निम्नलिखित में किस शहर में आयोजित किया गया? तो क्या बताएंगे? तो किस शहर में आयोजित किया गया? तो ध्यान रखना, मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में किया गया। ठीक है, R21 मैट्रिक्स एम, ठीक है, RTS SAS01E 2025 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, ध्यान रखें किससे संबंधित है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। मलेरिया से संबंधित। ठीक है, R21 मैट्रिक्स एम RTS SS01 और E 2025 किससे संबंधित है? मलेरिया से संबंधित। मलेरिया के क्या है ये सब? ठीक है, मलेरिया की वैक्सीन है। क्या है ये सब? तो मलेरिया की वैक्सीन है। ठीक है, R21 की बात करेंगे, फिर मैट्रिक्स एम की बात करेंगे, तो वैक्सीन WHO, ठीक है, WHO का प्री क्वालिफिकेशन प्राप्त करने वाली दूसरी मलेरिया वैक्सीन बन गई है। ठीक है, पहली मलेरिया वैक्सीन कौन थी? तो पहली मलेरिया वैक्सीन की बात करेंगे, ठीक है, तो पहली RTS, ठीक है, SAS01 की बात करेंगे तो पहली थी। ठीक है, ध्यान में रखना है। समझ गया? आप चलेंगे जल जीवन हरियाली मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, जल जीवन हरियाली मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जल जीवन हरियाली मिशन का उद्देश्य नर्सरी बनाना है, पेड़ों को सघन रोपण करना, वैकल्पिक फसल, ड्रिप सिंचाई, जैविक खेती आदि के उपयोग को बढ़ावा देना। तो पहला नंबर की बात करेंगे, सही है। मिशन का लोगो है हमारी भूमि हमारी भविष्य। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मिशन का लोगो क्या है? तो हमारी भूमि हमारी भविष्य की बात की गलत है। ठीक है, हमारी भूमि हमारी भविष्य मिशन का लोगो नहीं है। मिशन का लोगो जल जीवन हरियाली तभी होगी समृद्धि। क्या होगी? जल जीवन और हरियाली तभी होगी समृद्धि। ठीक है, तो ध्यान रखें उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो कथन एक तो गलत है, लेकिन मिशन का लोगो क्या है? गलत है,
कथन 1 सही है, बाकी कथन 2 की बात करेंगे गलत है, क्योंकि मिशन का लोगो क्या है, जल जीवन और हरियाली, तभी होगी समृद्धि। ठीक है। ठीक है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के संबंध में निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करना। ठीक है, कौन सी योजना है, तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। कुल परियोजना लागत प्रति इकाई 50% के बराबर ब्याज मुक्त ऋण अधिकतम 5 लाख रुपए तक होगा। ठीक है, तो पहला नंबर ऑप्शन की बात करेंगे, तो पहला नंबर ऑप्शन की बात करेंगे सही है। स्वीकृत राशि का 50% अनुदान सब्सिडी अधिकतम 5 लाख रुपए तक है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन की बात करेंगे सही है, मतलब दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे तो सही है। ठीक है, दोनों को दोनों स्टेटमेंट जो है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के संबंध में सही है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ई गवर्नेंस का तात्पर्य है सरकारी सेवाओं की दक्षता बढ़ाने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों की उपयोग में है। ठीक है, उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग, प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, ठीक है, के अनुप्रयोग के लिए किस योजना को ई गवर्नेंस 2023 स्वर्ण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ई गवर्नेंस 2023 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया, नेशनल अवार्ड किसे दिया गया, किस योजना को दिया गया है जिसने ई गवर्नेंस के क्षेत्र में बहुत ही बढ़िया काम किया है, तो कौन सा योजना, स्वामित्व योजना को किसे दिया गया है, स्वामित्व योजना को दिया गया है। ठीक है, क्या काम किया स्वामित्व योजना, तो स्वामित्व जो है गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के लिए साख मानचित्रण की योजना है। ठीक है, किस मंत्रालय का अधीन काम करता है, तो पंचायती राज मंत्रालय, पंचायती राज का विभाग। ठीक है, राज्य राजस्व विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का सहयोगात्मक प्रयास जो है स्वामित्व योजना है। ठीक है, तो ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है, तो स्वामित्व योजना को दिया गया है। ठीक है, पहलों और संबंधित राज्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना, विचार करना। गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण की बात करेंगे, असम ने इसकी शुरुआत की है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन की बात करेंगे। ठीक है, ये पहला वाला ऑप्शन की बात करें गलत है, असम ने नहीं किया है। ठीक है, किसने किया है, केरल ने किया है। किसने किया है, केरल ने किया है। ठीक है, भारत का पहला छत साइकिलिंग ट्रैक हेल्थ वे हैदराबाद में स्थापित किया गया है। ठीक है, ये गलत है। भारत के पश्मीना सिल्क को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, राज्य के पश्मीना सिल्क को जीआई टैग दिया गया, जम्मू कश्मीर का पश्मीना। ठीक है, सही है। मुख्यमंत्री सुखाश्री योजना की बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश की योजना है। ठीक है, तो ये भी सही है। मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना की बात करेंगे, केरल की योजना है, तो ध्यान रखिएगा, तो ये गलत है। ठीक है, मुख्यमंत्री लोक सेवक योजना की बात केरल की नहीं, असम की योजना है। तो बोल रहा है कितने कथन सुमेलित है, तो 2, 3, 4 सही है ना, 3 ऑप्शन सही है, तो मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, पीएम श्री स्कूलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पीएम श्री स्कूलों के संबंध में निम्नलिखित कथन पे क्या करना है, विचार करना है। पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, पीएम श्री स्कूल का शुभारंभ, ठीक है, सितंबर 2022 में किया गया। ठीक है, पहला ऑप्शन, इसे ध्यान में रखेंगे, तो ध्यान में रखना, पहला ऑप्शन की बात करेंगे, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही, तो ये पहला नंबर की बात करेंगे सही है, पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। पीएम श्री स्कूल का शुभारंभ की बात करेंगे तो सितंबर मतलब शुभारंभ मतलब शुरुआत की बात करेंगे तो सितंबर 2022 में हुआ था। इसका उद्देश्य जनजातीय समुदाय और ट्रांसजेंडरों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। तो दूसरा नंबर की बात करेंगे, गलत है। ठीक है, यह योजना केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में क्रियान्वित किया जाएगा, ये सही है। ठीक है, तो पीएम श्री योजना जो किसको लाभ देगा, ये गलत हो गया, तो लाभ किसको देगा, तो ध्यान रखिए, लाभ जो किसको देने वाला उसके बारे में हम लोग जरा जान लेते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो कथन 2 की बात करें, गलत है, क्यों गलत है, कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है, कथन 3 की बात करेंगे सही है। कथन 2 क्यों गलत है, देखिए, इस योजना का उद्देश्य मौजूदा सरकारी स्कूलों को मॉडल स्कूलों में बदलना है। ठीक है, यह समान, समावेशी और आनंदमय वातावरण में उच्च गुणवत्ता वाला शिक्षा प्रदान करेगी, जो बच्चों को विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकता और विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं को ख्याल रखेगा। ठीक है, ध्यान रखिए, किसी एक के लिए नहीं है। ठीक है, सभी बच्चे इसमें शामिल हो जाएंगे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और इस योजना के तहत कितने स्कूल को विकास किया जाएगा, तो 14,500। ठीक है, 14,500 स्कूलों का मतलब क्या किया जाएगा, विकास किया जाएगा। ठीक है, चलिए, बजट में था सर। जनजाति बच्चा के लिए ऑलरेडी एक योजना है। ठीक है, उसका कौन सा बोलते हैं, एकलव्य। ठीक है, कौन सा है, एकलव्य। ठीक है, एकलव्य योजना तो जनजाति बच्चों के लिए, तो इसका 1 और 3 सही है। विश्व सफेद छड़ी दिवस हर साल 15 अक्टूबर को मनाया जाएगा। विश्व सफेद छड़ी दिवस की बात करेंगे तो हर साल 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन निम्नलिखित में से किस प्रावधान के महत्व पर जोर देता है, विश्व छड़ी दिवस, बताना है कौन सा हो जाएगा, विकलांग व्यक्ति के लिए। बिल्कुल, ठीक है, छड़ी से तो पता ही चलना ना, विकलांग व्यक्ति से संबंधित है। अब आगे आते हैं। ठीक है, देखेंगे, प्रत्येक प्रश्न के 2 कथन दिए हुए, ध्यान में रखना है।
प्रत्येक प्रश्न के क्या दिए हुए, तो 2 कथन दिए हुए, इसको जरा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब चलेंगे यहाँ पे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 अक्टूबर 2023 को भीम संसद रथों को हरी झंडी दिखाई। पहला नंबर ऑप्शन है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बिहार जाति सर्वेक्षण में पाया गया कि बिहार की पिछड़ा वर्ग का और अत्यंत पिछड़ा वर्ग राज्य की कुल आबादी का 63.13 हिस्सा है। तो बताना उपायुक्त में से कौन सा कथन की बात करेंगे। दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है, लेकिन इसका और इसका कोई संबंध नहीं है, ठीक है। ये जाति सर्वेक्षण की बात हो रहा है, यहाँ पे हरी झंडी को दिखाया जा रहा है, तो इनका कोई भी संबंध नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। सीएम नीतीश कुमार ने 10 अक्टूबर 2023 को भीम संसद रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसका उद्देश्य समाज के सामाजिक रूप से हाशिए पे पड़े महादलित वर्गों को हिस्से तक, मतलब क्या था, पहुंचना था। ये तो आपका सही है। बाकी दूसरा की बात करें, बिहार में जाति सर्वेक्षण में पाया गया कि बिहार में पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग दोनों को जोड़ देते हैं, तो उनकी जनसंख्या 63.13% है। इसको भी आपको ध्यान में रखना, दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है। इंडिया स्किल 2023-24 एक कौशल विकास प्रतियोगिता है जिसका उद्देश्य व्यक्तियों को कौशल को बढ़ावा देना है। भारत ने विश्व कौशल 2022 प्रतियोगिता में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त किया है, तो क्या बताएंगे, हमारा 11वां स्थान है कौशल के मामले में, जो कि बहुत बड़ा दुख के रीजन है, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारे यहाँ जनसंख्या कितना भी ज्यादा हो जाए, लेकिन हमारा जनसंख्या जो है, हमारे लोग जो होंगे अगर स्किल्ड नहीं होंगे, तो हमें लॉन्ग टर्म पे क्या होगा, फायदा नहीं होगा, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा नुकसान होगा, ठीक है। तो हमारा क्या होना चाहिए, पॉपुलेशन की बात करेंगे, हमारी जनसंख्या स्किल्ड होना चाहिए। स्किलफुल लोग जो होता है, जनसंख्या ज्यादा भी रहेगा, लेकिन लोग अगर स्किल होंगे तो हमारे ऊपर बर्डन नहीं होगा। लेकिन जनसंख्या अगर अधिक रहेगा, अगर लोग अगर स्किल्ड नहीं होंगे तो दिक्कत हो जाएगी। सिंपल से मानिए, घर में अगर 20 लोग हैं, ठीक है, तो खाना तो 20 लोगों को चाहिए, लेकिन दिक्कत किस स्थिति में पैदा होगी, जब खाना केवल एक आदमी को बनाने आता है, समझ रहा है ना। लेकिन वही घर में अगर 20 लोग हैं, लेकिन 5 लोगों को खाना बनाने आता है, तो 5 लोग अगर सहयोग करेंगे तो कितना जल्दी खाना बन जाएगा। वही है, अगर जनसंख्या अधिक है हमारे यहाँ, लेकिन जनसंख्या अगर स्किल्ड होगी, पॉपुलेशन अगर डेमोग्राफिक अगर हमारा स्किल्ड होगा तो बर्डन नहीं होगा। लेकिन जनसंख्या अगर स्किल नहीं होगी तो बड़ा दिक्कत हो जाए। बताइए, हमारा जनसंख्या विश्व में सबसे ज्यादा 140 करोड़ प्लस हो गया, लेकिन स्किल के मामले में हम लोग कितने नंबर पे आ रहे हैं, 11 नंबर पे आ रहे हैं, ठीक है। तो दिक्कत की बात है, ठीक है। इसीलिए बहुत सारे राज्य सरकार जो है अपना स्किल मिशन भी चले, जब BSDM भी शुरू हुआ अभी, बिहार स्किल डेवलपमेंट, बिहार स्किल डेवलपमेंट एम से कुछ होगा, ठीक है। एक है JSDM, मिशन सर, मिशन, हाँ मिशन, ठीक है। झारखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन, उसी तरह स्किल इंडिया चल रहा है, ठीक है। प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम चल रहा है, ठीक है। विश्वकर्मा योजना आया है, ठीक है, जिसमें परंपरागत कार्य से जुड़े लोगों को स्किल्ड करना है। जब बढ़ाई हो गया, लोहार हो गया, उन लोगों को स्किल्ड करना है, ठीक है। तो ये सब स्किल है। तो हमारी जनसंख्या उतनी बड़ी है, अगर जनसंख्या हमारी स्किल नहीं रहेगी तो हमारी जनसंख्या क्या होगा, डेमोग्राफिक बर्डन उसको बोलते हैं। क्या हो जाएगा हमारे लिए, डेमोग्राफिक बर्डन हो जाएगा। नहीं, चलिए आप देखेंगे 61 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व का 28 सितंबर 2023 को चेन्नई में 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो व्यक्ति कोई नहीं थे, MS स्वामीनाथन साहब थे, ठीक है। उन्हें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा आर्थिक परिस्थितियों के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्हें 1971 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार, 1986 में अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उपर्युक्त कथनों में से निम्नलिखित विषय किस व्यक्ति को संबोधित करता है, तो वन एंड ओनली MS स्वामीनाथन, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक थे, ठीक है। और साथ में इन्होंने एक चीज और का भी, एवर ग्रीन रेवोल्यूशन आप लोगों ने सुना, सदाबहार क्रांति, एवर ग्रीन रेवोल्यूशन की बात, इस शब्द किसने दिया था, इस शब्द जो दिया था MS स्वामीनाथन ने दिया, ठीक है, सदाबहार क्रांति। पंजाब 2024 में पूसा 44 धान किस्म गैर बासमती की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया है। उपर्युक्त निर्णय के लिए निम्नलिखित कथनों पर उचित कारण के रूप में विचार करें और गलत विकल्प को चिन्हित करें। क्यों, बहुत अधिक पानी लेती थी, ठीक है। क्या लेती थी ये, बहुत अधिक पानी लेती है, ठीक है। और उपज भी इनका बहुत अधिक कम है, ठीक है। प्रति एकड़ लगभग 50 से 60 कुंटल उपज की बात करेंगे, ठीक है, तो ये गलत है। बाकी सारा का सारा स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है। यह एक लंबी अवधि वाली किस्म है जिसे पकने में लगभग 160 दिन लगता है, ठीक है, ये सही है, ये गलत है, ठीक है।
इस सिंचाई में 5 से 6 अतिरिक्त चक्रों की आवश्यकता, जिसके कारण भूजल के स्तर में गिरावट आपको देखने को मिलती है। पानी बहुत ज्यादा लेती है, ठीक है। अब 5 से 6 चक्र में, ठीक है, मतलब 5 से 6 सीरीज में इसकी सिंचाई करनी पड़ती है। इसकी कटाई गेहूं की बुआई के ठीक पहले की जाती है, जिसके कारण पराली जलाई जाती है। इस वजह से पंजाब में, ठीक है, इस फसल के उपज पे रोक लगा दिया गया, ठीक है। क्या नाम है इसका? पूसा, क्या नाम है? पूसा ठीक है, 44 पूसा 44, ठीक है। कैसा खेती करता है? गैर बासमती है, ठीक है। बस अब बस पूसा से तो पता ही है, पूसा विश्वविद्यालय की बात की, कृषि का यूनिवर्सिटी कहाँ पे पड़ता है? पूसा, समस्तीपुर के पूसा में, आपको बिहार में ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह, जिनको बोलते थे पीबीटीजी, ठीक है, कितने समुदाय इसमें है? 75 समुदाय आ गए पीबीटीजी में। कितने हैं? 75 समुदाय देखने को मिलेंगे, जो कि 18 राज्यों से 75 समुदाय को शामिल किया गया पीबीटीजी के, ठीक है। पीबीटीजी के फुल फॉर्म क्या होता है, कोई बताएगा? पीबीटीजी का फुल फॉर्म, पीबीटीजी का फुल फॉर्म ध्यान में रखिएगा, इसका क्या होता है? पार्टिकुलरली वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप्स, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह, ठीक है। कितने हैं भारत में? कितने हैं भारत में? ठीक है, 75 है। कितने हैं? 75। 18 राज्यों से 75 को चुना गया है, ठीक है। तो पीबीटीजू को आवास अधिकार दिए जाते हैं। बैगा जनजाति छत्तीसगढ़ में आवास अधिकार पाने वाली दूसरी पीबीटी जनजाति बन गई। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अधिकार पाने वाली पहली थी? बैगा तो दूसरा है, तो पहला बताना है, पहला कौन सा है? तो पहला आपको ध्यान, पहला का नाम है कमर। कहाँ का है कमर? ये कमर कहाँ का है? कमार कहाँ का है? कमार, ठीक है, ये भी आपका छत्तीसगढ़ के अंतर्गत ही मिलेगा, ठीक है। कितने राज्य और केंद्र शासित पद में टोटल पीबीजीटी मिलेगा? 18 राज्य में। 18 राज्य में कितना है? 75 समुदाय को शामिल किया गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कितने? 72 समुदाय के, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, कमार जो थी पहली थी, दूसरी कौन है? दूसरी बैगा समुदाय, ठीक है। कहाँ के? छत्तीसगढ़ के, ठीक है। अब आते 64 नंबर क्वेश्चन देखिए। 1 अक्टूबर 2023 को स्वच्छता ही सेवा अभियान के तत्वावधान में आयुष मंत्रालय द्वारा एक तारीख 1 घंटा एक साथ मनाया जाता है, ठीक है। स्वच्छता ही सेवा 2023 का विषय क्या था? तो स्वच्छता ही सेवा 2023 का विषय की बात करेंगे तो कचरा मुक्त भारत। क्या था? कचरा मुक्त भारत, ठीक है, बिल्कुल, वेरी गुड। भारतीय चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधन के लिए इन हाउस सॉफ्टवेयर तैयार किया है, ठीक है। एक रिटर्निंग अधिकारी के लिए वोटों को डिजिटल बनाने के लिए एंड टू एंड एप्लीकेशन है। ऊपर बताए गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? ठीक है, क्या नाम रखा गया इसका? इनकोर ऐप है, ठीक है, ध्यान रखें। इनकोर ऐप की बात करेंगे, चुनाव आयोग के द्वारा तैयार किया गया, जो उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधन के लिए इन हाउस सॉफ्टवेयर तैयार किया गया। यह रिटर्निंग अधिकारियों के लिए वोटों को डिजिटल बनाने के लिए एंड टू एंड एप्लीकेशन भी है, ठीक है, ध्यान रखें, इनकोर ऐप, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है। यह परियोजना रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अधिकार क्षेत्र में, डीआरडीओ, स्वदेशी लंबी दूरी की सतह से हवा पर मार करने वाले मिसाइल रक्षा प्रणाली। इस प्रणाली की सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइलों को 3 परतें शामिल होंगी, जिनमें से प्रत्येक अलग अलग दूरी पर लक्ष्यों का निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया जाएगा। ऊपर निम्नलिखित में से किस विकास का उल्लेख किया गया? तो पूसा पहले, कौन सा? ये पूसा, क्या नाम है? प्रोजेक्ट पूसा, ठीक है। क्या है प्रोजेक्ट पूसा? तो प्रोजेक्ट पूसा डीआरडीओ का लक्ष्य इसे 2028-29 तक चालू करना है। इस सिस्टम को 350 किलोमीटर तक की दूरी पर स्टेल्थ फाइटर्स एयरक्राफ्ट, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों सहित कई तरह के खतरों का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया, ठीक है। यह एक आयरन डोम सिस्टम है, जो भारत की रक्षा क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगा, ठीक है। आयरन डोम की बात करें, कहाँ का है? इजराइल का, लेकिन ये भारत का आयरन डोम की बात करेंगे, प्रोजेक्ट जो शायद एक तरह के एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर भी काम करेगा, एडीएस के तौर पर भी काम करेगा, ठीक है। अब आते हैं 67 नंबर क्वेश्चन, देखिए 67 नंबर क्वेश्चन। बिहार सरकार ने बिहार के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा मांगने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। इसके बारे में निम्नलिखित में से बात करेंगे, ठीक है। तो कौन सा कथन सही है, उसके संदर्भ में जरा हमको बात करना है, ठीक है। SCH, ठीक है, SCH क्या होता है? स्पेशल कैटेगरी। इससे क्या होगा? क्या है? अरे एस है ना, स्पेशल कैटेगरी स्टेट होता है, ठीक है।
ACS को, ठीक है, 5वें वित्त आयोग की सिफारिश में 1969 में पेश किया गया था, ठीक है। तो बिल्कुल पहला नंबर ऑप्शन की बात करेंगे तो पहला नंबर ऑप्शन की बात करेंगे, क्या सही है क्या? 5वें वित्त आयोग की सिफारिश में 1969 में पेश किया गया था, तो ये सही है, ठीक है, ध्यान रखें कौन सा है, ये सही है। ACS एक वर्गीकरण है जो केंद्र द्वारा उन राज्यों को विकास सहायता के लिए दिया जाता है जो भौगोलिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए थे, ये भी सही है। 1969 में 3 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, तो गलत है। 1969 में 3 राज्यों को नहीं, जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड को दिया गया। किसे दिया गया था? जम्मू कश्मीर को दिया गया था, जम्मू कश्मीर को दिया गया था, नागालैंड को दिया गया था और साथ में किसे दिया? असम को दिया गया था, ठीक है, ध्यान रखें। अभी कितने हैं? तो नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों को यह दर्जा दिया जा चुका है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों को यह दर्जा दिया जा चुका है। बोलोगे सर और किसे दिया था? हिमाचल प्रदेश को भी दिया गया है, उत्तराखंड को भी दिया गया है। दोनों को क्यों दिया गया हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को? इसलिए दिया गया कि दोनों के दोनों क्या है? पहाड़ी राज्य है। टोटल 10 राज्य हो गए, नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य। अरे नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर है, लेकिन 7 सिस्टर में कौन नहीं आता है? सिक्किम आपका 7 सिस्टर में नहीं आता है, ठीक है। 2 राज्य और हो जाएंगे, कौन है? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो बिहार सरकार भी है स्पेशल स्टेट कैटेगरी की डिमांड कर रहा है, आपको ध्यान में रखना। 1 और 2 ऑप्शन की बात करेंगे, सही है। मित्र देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास से परिचालन की दृष्टि से रचनात्मक जुड़ाव होता है, हमारे सशस्त्र बलों की कौशल में वृद्धि होती है। मित्र शक्ति 2023 भारत और किस देश के साथ है? मित्र शक्ति बता दी आसान क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका के साथ। चले, वज्र प्रहार किसके साथ होता है? भारत और अमेरिका के साथ होता है, ठीक है। काजिन किसके साथ होता है? तो भारत और ताजिकिस्तान के साथ होता है, ठीक है। बोंगो सागर किसके साथ होता है? तो बोंगो सागर की बात करेंगे, भारत और बांग्लादेश के साथ होता है, ठीक है। संप्रति किसके साथ होता है? तो वो भी भारत और बांग्लादेश के साथ होता है, ठीक है। अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट जो 2023 के लिए अनुकूल कार्यों की योजना, वित्त पोषण, कार्यान्वयन में प्रगति को देखिए किसके द्वारा जारी की जाती है, ठीक है। ये रिपोर्ट की बात करें किसके द्वारा? तो संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा ये, ठीक है, UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम होता है ना, उसके द्वारा जारी किया जाता है अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट, ठीक है। इसका इंग्लिश देख लीजिए क्या है, ठीक है। द एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, कहाँ पे है? केन्या और नैरोबी में, ठीक है। स्थापना कब किया गया था? 1972 में इसको स्थापना किया। कहाँ पे किया गया था? स्कॉट होम में। कहाँ पे किया गया था? स्कॉट होम में किया गया, ठीक है। कब किया गया था? 5 जून को किया गया था। इसलिए 5 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं? एनवायरमेंट डे मनाते हैं, ठीक है, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाते हैं। 75 क्वेश्चन याद करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैच मुझे देखना है, ठीक है। ब्लॉकचेन एक वित्तीय खाता प्रौद्योगिकी है जो कि बिचौलियों की आवश्यकता के बिना कई पक्षों के बीच में लेन देन, ठीक है, लेन देन सुरक्षित और पारदर्शी रिकॉर्ड रखने के सक्षम बनाती है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा शुरू की गई ब्लॉकचेन आधारित योजना का नाम क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा, मतलब NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है। उस ब्लॉकचेन का नाम बताइए, क्या नाम है उसका? फाल्कन। क्या नाम है इसका? इसका नाम क्या है? फाल्कन, ठीक है। हाल ही में भारत ने ओडिशा के तट पर परलय मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना परलय के बारे में, ठीक है। इस मिसाइल को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के द्वारा विकसित किया गया, ठीक है। इसकी पेलोड क्षमता की बात करें 500 से 1000 किलोमीटर, ये सही है, लेकिन 500 से 800 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता नहीं है, ठीक है। कितनी है इसकी मारक क्षमता की बात करेंगे? शॉर्ट दूरी पे है, ठीक है, सॉरी 350, इससे कम है, 350 से 500 किलोमीटर। कितनी है? तो 350 से 500 किलोमीटर की बात करेंगे, इनकी मारक क्षमता है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। सोमवार को मुंबई में 141वें IOC मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी होता है, ठीक है। सत्र में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा 2028 में लॉस एंजलिस में ओलंपिक में क्रिकेट को प्रवेश को अनौपचारिक रूप से दे दिया मान था, ठीक है। इससे पहले क्रिकेट जो था 1900 ईस्वी में खेला गया था, ठीक है, मतलब लगभग कितने वर्षों के बाद क्रिकेट आएगा? 128 वर्षों के बाद क्रिकेट जो है ओलंपिक में लौट रहा है, ठीक है। तो 1900 ईस्वी में जो ओलंपिक जो हुआ था, पेरिस ओलंपिक में क्रिकेट वो आखिरी बार खेला गया था। उसमें 2 टीम ने पार्टिसिपेट किया था। वो मैच किसके किसके बीच में हुआ था? सो आपसे पूछता है। तो ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हुआ था। किसके? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में क्या हुआ था? इस मैच को खेला गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब 1928 बोल रहा हूँ, 2028 के ओलंपिक जो होगा कि लॉस एंजलिस में, उसमें किस किस खेल को शामिल किया गया? तो 5 खेल को शामिल किया गया। बेसबॉल जिसको सॉफ्टबॉल कहते हैं,
ठीक है, फ्लैग फुटबॉल को शामिल किया गया है, ठीक है, लाक्रोस को शामिल किया गया, लाक्रोस, स्क्वैश को शामिल किया गया और क्रिकेट को शामिल किया। कितने नए गेम को शामिल किया गया है? क्रिकेट को भी शामिल किया। मतलब एक मेडल हमारा तो पक्का है, ये तो 2028 वाला में हम लोग एक मेडल तो ला रहे क्रिकेट में। कार्बन नैनोफ्लोरेट्स, कार्बन नैनोफ्लोरेट्स कार्बन परमाणुओं से बनी अनोखी नैनो संरचना है। कार्बन नैनोफ्लोरेट्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, क्या होता है? तो पहला वाला ऑप्शन की बात करेंगे, तो पहला वाला ऑप्शन की बात करेंगे, देखिए यहाँ पे, ठीक है, इसे आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने बनाया है, तो गलत है, ठीक है। तो आईआईटी कार्बन नैनोफ्लोरेट्स को बनाने का किसने काम किया? आईआईटी बॉम्बे। ये 100% दक्षता के साथ सूर्य की रोशनी को उष्मा में परिवर्तित कर सकते हैं, ये भी गलत है। 100 के जगह पे क्या होगा? 87% होगा। यह अवरक्त दृश्य प्रकाश और परावैंगनी सहित अनेक आवृत्तियों को प्रकाश में अवशोषित कर सकता है। दैट्स द राइट ऑप्शन, ठीक है। ये वाला ऑप्शन क्या है? सही है। 74 नंबर क्वेश्चन देखें। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की स्थापना 2004 में उन शहरों के बीच में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी जिन्होंने रचनात्मक को टिकाऊ शहरी विकास के लिए एक रणनीतिक कारक के रूप में पहचाना है। ऊपर उल्लेखित संदर्भ के आधार पर निम्नलिखित में विचार की। कोझिकोड की बात करेंगे, संगीत का सर, क्या ये बात सही है? गलत है, ठीक है। साहित्य के लिए कोझिकोड किसके लिए है? साहित्य के लिए, ठीक है। किसके लिए है? तो साहित्य के लिए, ठीक है। ग्वालियर की बात करेंगे, संगीत, ग्वालियर गलत है, संगीत के लिए होगा। जयपुर की बात करेंगे तो शिल्प और लोक कला के लिए चुना गया, ठीक है। वाराणसी की बात करेंगे तो वाराणसी और संगीत के लिए, ठीक है। हैदराबाद की बात करेंगे तो हैदराबाद जो था पाक कला के लिए, ठीक है। इसको गैस्ट्रोनॉमी भी कहते हैं, ठीक है। तो सही है। तो अब ध्यान में रखोगे, यहाँ पे बात है भारत के कितने शहर को शामिल किया? भारत के 8 शहर को शामिल किया गया, ठीक है। कौन कौन है? तो सबसे पहले ग्वालियर संगीत के लिए, कोझिकोड की बात करेंगे तो साहित्य के लिए केरल का है। जयपुर की बात करेंगे 2015 में शामिल किया शिल्प और लोक कला के लिए। वाराणसी की बात करें, बनारस घनारा संगीत के लिए जाना जाता है, 2015 में शामिल हुआ, ठीक है। चेन्नई की बात करेंगे तो संगीत का रचनात्मक शहर है, 2017 में शामिल होता। मुंबई की बात करेंगे तो फिल्म के लिए शामिल हुआ 2019 में। हैदराबाद की शामिल की बात करें पाक कला जिसको गैस्ट्रोनॉमी कहते हैं उसके लिए 2019 में शामिल हुआ। और श्रीनगर की बात करेंगे शिल्प और लोक कला के लिए 2021 में शामिल हुआ है, ठीक है। आपके 3, 4, 5 स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है। बाकी ग्वालियर किस लिए है? ग्वालियर तो ग्वालियर संगीत के लिए है। कोझिकोड की बात करें, कोझिकोड किसके लिए है? तो कोझिकोड साहित्य के लिए, ठीक है। केरल से शामिल होने वाला ये पहला शहर भी है। आज का लास्ट क्वेश्चन, कौन सा देश विश्व कॉफी सम्मेलन और एक्सपो 2023 की मेजबानी करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? ये भारत बन गया। कहाँ पे किया गया है कॉफी के लिए? कहाँ पे किया गया तो क्या बताएंगे? बैंगलोर में किया गया, ठीक है। बैंगलोर में। कहाँ पे किया गया है? बैंगलोर में हुआ, ठीक है। इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन बना था पता है? ये सर क्या नाम है इनका ब्रांड एम्बेसडर? बहुत अच्छा नाम है। वो खेलते हैं, वो क्या खेलते हैं? वो टेनिस के प्लेयर है वो, ठीक है। नाम भूल रहा हूँ, लेकिन बैंगलोर में किया गया, उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। फिलहाल मुझे नाम नहीं याद आ रही है, ठीक है। लिएंडर पेस क्या? लिएंडर पेस।